जिस रात मैंने अपनी पत्नी से उसके ग्राहक के साथ रहने के लिए जाने की बात मान ली, उसी रात मुझे उसका किसी और के साथ अफेयर वाला वीडियो मिला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस ग्राहक की खुशामद करने के लिए वो इतनी बेताब थी, वो मेरा बचपन का दोस्त था। और जिस सबसे बड़े अमीर परिवार से वो किसी भी तरह रिश्ता जोड़ना चाहती थी, वो असल में मेरा अपना परिवार था। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं ही यकीन के साथ एक रात बिताने जाऊंगा। मैंने निगलते हुए अपना गला साफ किया। मेरे दाहिने चेहरे पर मौजूद भयानक निशान मेरे होंठ के हल्के से कांपने के साथ गहरा लाल हो गया। यही वो निशान था जो 4 साल पहले आग में घुसकर चीन यान को बचाते समय मेरे चेहरे पर रह गया था। चीन यान की आंखों में बिना किसी छिपाव के चमक आ गई। वो अचानक मेरी बाहों में झपट कर आ गई, लेकिन मेरे करीब आते ही उसने आदतन अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और मेरे जले हुए दाहिने चेहरे से बचने लगी। हुआई फेंग, तुम बहुत अच्छे हो। उसकी आवाज मीठी होकर कुछ ज्यादा ही चिपचिपी लग रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे सीने पर गोल गोल घूम रही थीं। जब ही जिया का ये ऑर्डर मिल जाएगा तो हमारा कारोबार एक और स्तर ऊपर पहुंच जाएगा। तब हम यूंडिंग विला में जाकर रह सकते हैं और असली अमीर लोगों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मेरे गले में लोहे के जंग जैसी कड़वी राहत उमड़ आई। कभी मैं जुआंग परिवार का सबसे लाडला छोटा बेटा था। मैं जो चाहता था मुझे मिल जाता था। लेकिन तथाकथित सच्चे प्यार के लिए मैंने फिर भी अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और पूरे दिल से सामने खड़ी ची नायन से शादी कर ली। और अब यही वो औरत थी जिसे मैंने कभी अपनी हड्डियों तक प्यार किया था। वो बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे किसी दूसरी औरत के बिस्तर पर भेजने तक से पीछे नहीं हट रही थी। 10 साल जैसे पल भर में गुजर गए। वो फिर मेरे करीब आई और मेरे सही सलामत बाएं गाल पर हल्के से एक चुंबन दिया। शुरुआत में वो चुंबन बहुत कोमल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई, जैसे वो कोई निशान छोड़ना चाहती हो। जब तक बिस्तर पर सो रहा बच्चा जागकर लगातार रोने नहीं लगा, तब तक वो मुझसे अलग नहीं हुई। तभी वो अनिच्छा से उठी और धीरे धीरे बाथरूम में चली गई। मैंने चेहरे पर बची उसकी लिपस्टिक को घृणा से जोर जोर से पोंछ दिया। बाथरूम की तरफ देखते हुए मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरे दिल में सिर्फ गहरी निराशा और लगभग सुन्न कर देने वाला दर्द था। 10 मिनट पहले एक अनजान अकाउंट ने मुझे एक वीडियो भेजा था। वीडियो में ची नियन एक जवान आदमी की गोद में बैठी थी। उसके नाखून उस आदमी की पीठ में गहराई तक धंसे हुए थे। दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए थे कि अलग होने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब उस आदमी ने सिर घुमाकर मुस्कुराया तो उसकी आंखें और चेहरे की बनावट मेरे 4 साल पहले के चेहरे से लगभग 70-80% तक मिलती जुलती थी। तो बाथरूम के अंदर से हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वे नंगे पैर ठंडी टाइलों पर चला और दरवाजे की दरार से देखा कि ची नायन अपने फोन के सामने अपना तौलिया खोल रही थी। स्क्रीन पर मौजूद आदमी ने अपने होंठ चाटे और चिकनी आवाज में कहा, थोड़ा और करीब आओ मूमू, मुझे तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी नाइट ड्रेस के कुछ बटन खुले हुए थे। उसे लगा कि मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। मैंने बिना किसी भाव के अपने कपड़े ठीक कर लिए। जब वो बेडरूम से बाहर निकलने वाली थी, मैंने सूखी आवाज में पूछा, तुम मुझे ही जिकिंग से कब मिलवाने वाली हो? 1 हफ्ते बाद। वो रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुआंग परिवार की बड़ी बेटी की जन्मदिन की पार्टी है। उस दिन बहुत सारे बड़े लोग मौजूद होंगे। यह एक बेहतरीन मौका है। जुआंग परिवार की बड़ी बेटी जुआंग नियान वान, वही बड़ी बहन जिसने कभी मुझे अपनी हथेली पर रखकर प्यार किया था। जब मैंने जिद करके चीन यान से शादी करने की बात कही थी तो मेरी बड़ी बहन गुस्से में 2 दिनों तक पानी की एक बूंद तक नहीं पी पाई थी। आखिरकार उसने लाल आंखों से दर्द सहते हुए मुझे जाते हुए देखा था। जहां तक ही जिकिंग की बात थी, मैंने मन ही मन एक लंबी सांस छोड़ी। जिस शादी के रिश्ते से मैं कभी जान छुड़ाने के लिए बेताब था, आज उसी रिश्ते के सामने मुझे खुद जाकर खड़ा होना था। कितनी विडंबना थी। चाइन कुछ देर बाद फिर लौट आई। इस बार उसके हाथ में एक गिलास गुनगुना पानी था। वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई और जानबूझकर अपनी आवाज नरम कर ली। हुआई फेंग, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें इस तरह मेरी मदद करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने सुना है कि ही जिकिंग की कुछ खास पसंद है। उसे खास तौर पर शादीशुदा पुरुष पसंद है। इसलिए मैं वो आधी बात कहकर अचानक रुक गई। उसकी उंगलियां चुपके से मेरे हाथ की पीठ पर आकर टिक गईं। मैं वादा करती हूँ, बस यही एक बार, चाहे काम बने या न बने, इसके बाद मैं तुम्हें और हमारे बेटे को पहले से भी बेहतर जिंदगी दूंगी। फिर वही बात टॉची नायन न जाने कितनी बार इसी तरह की बातें दोहरा चुकी थी, जबकि हमारी मौजूदा जिंदगी पहले से ही काफी अच्छी थी। उस समय जब हम दोनों ने बिना किसी सहारे के अपना कारोबार शुरू किया था और कारोबार अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था, ची नायन मुझसे बार बार कंपनी को और बड़ा करने के लिए कहती थी। मुझे इन चीजों की कभी खास परवाह नहीं थी। बाद में मैंने खुद को पूरी तरह पीछे कर लिया और कंपनी का सारा काम उसके हवाले कर दिया। आज ची नायन की कंपनी भले ही उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन वो खुद व्यापार जगत की नई उभरती हुई शख्सियत बन चुकी थी और उसकी संपत्ति करोड़ों में थी। ऐसी जिंदगी तो वही थी जिसका सपना हमने प्यार के दिनों में देखा था, लेकिन उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए था। कारोबार में भी ऐसा ही था और शायद रिश्ते में भी। अचानक मेरे दिमाग में पिछली रात बाथरूम का वह दृश्य कौंध गया। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, ची नियान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तलाक मांग लूंगा?
चीन यान साफ तौर पर चौंक गई। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। हुआई फेंग, उसने भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। मैंने कहा है ना, मेरे सामने तलाक की बात मत किया करो। तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुमने मुझसे शादी की है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मुझे छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे? उसकी ये बात मेरे दिल में चाकू की तरह धंस गई। मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। उस दिन चीन आयन ने पादरी के सामने आंसू भरी आंखों से मुझसे कहा था, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन आज यही औरत सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाले शब्दों से मुझे इस पहले से सड़ चुकी शादी में कैद कर रही थी। अचानक मुझे हंसी आने लगी। कभी जुआंग परिवार की आंखों का तारा रहा मैं, जिसे बादलों के ऊपर खड़े होकर सबको नीचे देखना चाहिए था। आज इसी औरत के पैरों तले धीरे धीरे कीचड़ में धंसता जा रहा था। शायद चीन यान को भी एहसास हो गया कि उसने कुछ ज्यादा कह दिया है। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे के निशान को सहलाया और बनावटी गहराई से बोली, तुमने मेरे लिए अपना चेहरा खराब कर लिया। सिर्फ इसी बात के लिए भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। इन कुछ दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं घर पर तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहते हुए उसने मुझे बिस्तर पर दबा दिया। उसका व्यवहार हमेशा की तरह दबदबे वाला था। पहले हमारे करीब आने के हर पल में चीन यान ही सब कुछ तय करती थी। वो कहती थी कि उसे मेरा शर्म से लाल पड़ता चेहरा देखना सबसे ज्यादा पसंद है। हर बार हमारे बीच की नजदीकी से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। लेकिन इस बार जब माहौल गर्म हुआ तो उसने अचानक रुककर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी और उसका सारा उत्साह खत्म हो गया। वो उठ बैठी और उसके चेहरे पर बिना किसी छिपाव के घृणा थी। तुम अब बच्चे के पिता हो चुके हो, यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चीन आयन ने जल्दबाजी में कपड़े पहने। अचानक उसे याद आया कि कंपनी में अभी काम बाकी है, तुम जल्दी सो जाना। उसने पानी का गिलास मेरे हाथ में थमाया और जल्दबाजी में चली गई। मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में अपने आधे जले हुए चेहरे को देखते हुए मैंने उन ऊबड़ खाबड़ निशानों पर उंगलियां फेरी। मेरे दिल में सिर्फ ठंडापन था। मैं जानता था कि उसने अनजाने में मेरे जले हुए निशान को छू लिया था, इसलिए अचानक उसका सारा उत्साह खत्म हो गया था। मैंने ठंडी हंसी हंसी और चीन यान द्वारा दिया गया पानी का गिलास उठाकर पूरी ताकत से आईने पर फेंक दिया। पानी आईने पर नीचे की ओर बहने लगा, बिल्कुल आंसुओं की तरह। अगले कुछ दिनों तक चीन यान सच में घर पर मेरे और बच्चे के साथ रही। रसोई से हर दिन मीठी खुशबू आती रहती थी। वो एप्रन पहनकर रसोई में इधर उधर भागती रहती, कभी क्रीम फेंटती, कभी केक बेक करती। मैं उसे देखता और मुझे सिर्फ उल्टी जैसा महसूस होता, क्योंकि पहले उसे अच्छी तरह पता था कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन परिवार का डॉक्टर घर आकर मेरी जांच करने वाला था। 4 साल पहले आग से चीन यान को बचाने के बाद मेरा चेहरा ही नहीं जला था, बल्कि धुआं अंदर जाने की वजह से मेरे फेफड़े भी घायल हो गए थे। लगातार तेज बुखार के बाद मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई और अब मुझे नियमित रूप से पोषण की ड्रिप लगवाकर ही शरीर को संभालना पड़ता था। यह हालत पिछले 2 साल से चल रही थी। शुरुआत में हर बार जब मुझे ड्रिप लगती थी, चीन आयन मेरे पास बैठी रहती थी और कई बार उसकी आंखें दर्द से लाल हो जाती थीं। लेकिन अब वो सोफे के दूसरे कोने में सिमट कर बैठती और कहती कि उसे सुई देखना पसंद नहीं है। डॉक्टर के जाते ही वो मेरे पास आ गई और फोन उठाकर पूछने लगी, ये घड़ी कैसी है? एक ग्राहक के पति को इस ब्रांड की घड़ियां पसंद है। मैंने एक नजर डाली और तुरंत पहचान लिया। ये वही घड़ी थी जो वीडियो में लू युआंग्क्याओ ने पहनी हुई थी। लेकिन चीन यान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मेरा चेहरा बदल चुका था। वो पीछे की ओर झुकी और ठीक उसी समय उसने मेरी ड्रिप की नली दबा दी। चीन यान, मैंने धीरे से उसे पुकारा। जब उसने नीचे देखा तब तक मेरे हाथ की पीठ सूजकर नीली पड़ चुकी थी और खून की बूंद बाहर निकल आई थी। होश में आने के बाद चीन आयन को जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। उसने बस मुस्कुराकर अपनी नाक छुई और कहा, देखो मैं कितनी लापरवाह हूं, मेरी ही गलती है। मैं चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अचानक फोन की तेज घंटी ने मेरे विचारों का सिलसिला तोड़ दिया। फोन के दूसरी तरफ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि चीन आयन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फोन को इतनी जोर से पकड़ लिया कि चरमराने की आवाज आने लगी। हालात कैसे हैं? उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं अभी आती हूँ, कंपनी में कुछ जरूरी काम है। उसने अपना कोट उठाया और बटन तक ठीक से लगाए बिना जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तुम घर पर अच्छी तरह आराम करना। मैंने शांत होकर सिर हिला दिया। दरवाजा बंद होते ही मैंने तुरंत अपना फोन खोला। लू युआंग्क्याओ की देर रात भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी भी चैट में मौजूद थी। उसका संदेश था, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हो? देखते हैं वो तुम्हारे पास रहेगा या मेरे पास आएगा। उसी समय सोशल मीडिया पर उसकी नई पोस्ट मेरी आंखों के सामने आई। अस्पताल के बिस्तर पर लू युआंग्क्याओ ड्रिप लगवाते हुए लेटा था। कैप्शन था, जो सच में आपकी परवाह करता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया। नायन का कमेंट मेरी आंखों के सामने था, चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। इसके तुरंत बाद लू युआंग्क्याओ का संदेश आया, सिर्फ 3 शब्द, तुम हार गए। मेरे दोनों हाथ अचानक बेकाबू होकर कांपने लगे। मैंने झटके से ड्रिप की सुई निकाल दी। खून मेरी बाह से बहता हुआ नीचे कालीन पर गिरने लगा और गहरे रंग के फूलों की तरह फैल गया। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे बाहर भागा, एक टैक्सी ली और चीन यान की कार का पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गया। अस्पताल के कमरे के धुंधले शीशे के पार आखिरकार मैंने लू युआंग्क्याओ का चेहरा साफ देखा।
उसकी हल्की सिकुड़ी हुई भौहें और मुस्कुराती हुई आंखें, वो बिल्कुल 4 साल पहले के उस मेरे जैसा था जो आग में झुलसने से पहले था। चीन आयन हाथ में दलिया का कटोरा लिए बैठी थी। वो बहुत सावधानी से दलिया ठंडा कर रही थी। सावधान, गरम है। वो चम्मच लू युआंग्क्याओ के मुंह तक ले जाती और दूसरे हाथ से कटोरे के किनारे को पकड़ती, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो गर्म ना हो जाए। इतनी बारीकी से उसने कभी मेरी देखभाल नहीं की थी। ड्रिप लगी हुई जगह बहुत दर्द कर रही है। लू युआंग्क्याओ ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आवाज़ रुई जैसी मुलायम थी। चीनियन तुरंत उठी और ड्रिप की गति कम करने लगी। उसकी हरकत इतनी सहज थी कि देखकर दिल दहल उठे। जब लू युआंग्क्याओ के होंठ के किनारे दलिया का एक दाना लग गया तो वह झुककर टिश्यू से उसे बहुत कोमलता से पोंछने लगी। उसकी आंखों में ऐसा प्यार था जो जैसे छलकने वाला हो। घर पर हमेशा मुझे यह कहने वाली कि मैं किसी की देखभाल करना नहीं जानता। यहाँ बिल्कुल दूसरी इंसान लग रही थी। मैं कड़वी मुस्कान के साथ मुड़ा और वहां से जाने लगा। तभी कमरे के अंदर से दबे हुए सिसकने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लू युआंग्क्याओ की आंखों में आंसू थे। वो चीन यान की ओर देखकर रो रहा था, लेकिन उसके होंठ मेरी तरफ देखकर विजेता की तरह मुस्कुरा रहे थे। मेरे फोन में फिर कंपन हुआ। फिर से लू युआंग्क्याओ का संदेश था। अभी तक मुझसे मन नहीं भरा, मैं उसे इससे भी ज्यादा कुछ करने दे सकता हूं। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। कमरे के अंदर रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। लू युआंग्क्याओ चीन यान की बाहों में सिमटा हुआ था। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द एक एक करके साफ सुनाई दे रहे थे। असल में मुझे सिर्फ सर्दी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे क्रोमोसोम में कमी है। शायद मैं जिंदगी में कभी पिता नहीं बन पाऊंगा। चीन आयन अचानक बिल्कुल स्थिर हो गई। लू युआंग्क्याओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं पिता बनूं। मुझे अभी एक बच्चा चाहिए। कमरे की हवा जैसे जम गई। मैंने देखा चीन आयन ने धीरे धीरे लू युआंग्क्याओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचानक दृढ़ता आ गई। मैं तुम्हें अभी एक बच्चा दूंगी। ये समझते ही कि चीन आयन आगे क्या करने वाली है, मैं घबराकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने बच्चे की सारी चीजें समेटना शुरू कर दी। मैंने बच्चे को उठाया और इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, सामने से लौटती हुई चीन यान से टकरा गया। चीन यान का चेहरा गंभीर था। वह धीरे धीरे सोफे तक गई और बैठ गई। उसने शराब की बोतल उठाई और ग्लास में लाल शराब डाली। उसने लगातार छोटे छोटे घूंट लिए, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में झिझक थी, अपराध बोध था और एक ऐसी जटिल भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे माता पिता कह रहे थे कि उन्हें अपना नाती याद आ रहा है, इसलिए मैं बच्चे को कुछ दिनों के लिए उनके पास भेज दूंगी। इससे तुम भी अच्छी तरह आराम कर पाओगे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। मेरी आवाज में गुस्सा और निराशा दबाए नहीं दब रही थी। चीन यान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस भारी सांस छोड़ी, फिर शराब का गिलास उठाया और छोटे छोटे घूंट लेने लगी। जब भी वो झूठ बोलती थी, वह अनजाने में इसी तरह शराब पीकर अपने मन की घबराहट छिपाती थी। 6 महीने पहले की बात है। हमारे करीब आने के बाद मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर उसका हाथ अपने चेहरे के निशान पर रखा था और धीरे से पूछा था, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम इस निशान की वजह से मुझे कभी नापसंद करोगी? उस समय चीन यान का जवाब बेहद प्यार भरा था। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि जैसे उसमें मिठास घुली हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे इस निशान से भी प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आया था, तब मैंने बालकनी के एक कोने में शराब की खुली हुई बोतल देखी थी। उस समय भी वो भौहें सिकोड़कर शराब पी रही थी, बिल्कुल आज की तरह। यादें समुद्र की लहरों की तरह मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरे सीने में तेज चुभन हुई और मेरी आंखें अपने आप लाल हो गईं। मैंने आखिरी बार पूछा, तुम बच्चे को आखिर कहाँ भेजना चाहती हो? सच सच बताओ, क्या तुम उसे अपने माता पिता के पास भेज रही हो या लू युआंग्क्याओ के पास? लू युआंग्क्याओ का नाम सुनते ही चीन यान का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में तुरंत घबराहट और बेचैनी दिखाई देने लगी। उसने ये तक नहीं पूछा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। उसने बस शराब का गिलास रख दिया और तेजी से मेरी तरफ आई। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे को मेरी बाहों से लेने की कोशिश की। हुआई फेंग, हम बाद में फिर बच्चे पैदा कर सकते हैं। चाइन यान, तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। मैंने दांत भींचकर कहा। मेरे दिल में गुस्सा और दर्द उमड़ रहे थे, लेकिन मुझे डर था कि मेरी आवाज से बच्चा और ज्यादा न डर जाए। इसलिए मैंने अपनी आवाज दबाकर कहा, सिर्फ लू युआंग्क्याओ की कुछ बातों और कुछ आंसुओं की वजह से तुम हमारे बच्चे को उससे छीन कर ले जाना चाहती हो? तुमने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की?
चीनियन बच्चे को छीनने पर अड़ी रही। खींचतान में बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख ने मेरे दिल को चीर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया। मेरा हाथ ढीला पड़ गया और बच्चा चीनियन की बाहों में चला गया। वो बच्चे को लेकर मुड़ी और जाने लगी। मैंने तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिरकर उसके कपड़े दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिए। मैं बुरी तरह गिड़गिड़ाया, प्लीज चीनियन, बच्चे को मत ले जाओ, वो हमारा बच्चा है। जब बच्चा पैदा हुआ था तुम दोनों माँ बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने दिन रात तुम्हारी देखभाल की, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों को ठीक किया। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं रोते रोते अपनी आवाज खो बैठा था, लेकिन चीनियन पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर भी जाने लगी। मैंने दिल कठोर कर लिया। मैं बालकनी की तरफ दौड़ा और खिड़की खोल दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। चीनियन, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। यह भी एक जुआ था। मैं देखना चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए आखिर कितनी जगह बची है। कभी उससे शादी करने के लिए भी मैंने इसी तरह जिद की थी। मैं अपने परिवार की खिड़की पर चढ़ गया था। मेरे माता पिता और मेरी बहन डर से पीले पड़ गए थे। हमेशा कठोर और दबदबे वाले मेरे पिता तक आखिरकार मेरे सामने दर्द से झुक गए थे। बेटा, अगर यही चाहता है तो शादी कर लेफ्टिनेंट कर लेफ्टिनेंट। उस समय मैंने अपनी जिंदगी और अपने परिवार की इज्जत तक दांव पर लगाकर यह शादी हासिल की थी। और आज उसी तरह के चरम तरीके का सहारा लेकर मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाए रखना चाहता था। चीनियन के कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखाई दी। उसी समय दरवाजा खुला। लू युआंग्क्याओ अंदर आ गया। उसके चेहरे पर मासूम और दुखी होने का भाव था। मूमू। लू युआंग्क्याओ ने चीनियन की स्कर्ट पकड़ ली। उसका ढीला अस्पताल का कपड़ा उसके पतले शरीर पर लटक रहा था। उसका पहले से ही सफेद चेहरा बीमारी की वजह से नीला सा पड़ गया था। वो किसी ऐसी रहस्यमयी आत्मा जैसा लग रहा था जो कमजोर दिखाई देती है लेकिन बेहद घातक होती है। उसका ये रूप देखकर चीनियन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से लू युआंग्क्याओ को घूरा। मेरे दिल में एक बहुत बुरा एहसास उठ रहा था। मैं उसे अच्छी तरह समझता था। जैसे ही वो यहाँ आया, मेरी अभी अभी दी गई जान की धमकी एक हास्यास्पद मजाक बन जाने वाली थी। कभी चीनियन के लिए मेरा प्यार एक ऐसा जुआ था जिसमें मैं हारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं उस चेहरे से हार चुका था जो मेरे अपने चेहरे से मिलता जुलता था। लू युआंग्क्याओ ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उसकी पलकों पर अभी भी आंसू लटके हुए थे। उसकी नजरें सीधे चीनियन के चेहरे पर टिकी थीं। मैंने डॉक्टर से फिर पूछा। उन्होंने कहा कि सच में मेरे लिए पिता बनना संभव नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चीनियन जैसे किसी जादू के असर में आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को लू युआंग्क्याओ की बाहों में दे दिया। बच्चे को मुझे वापस दो। मैं पागलों की तरह बच्चे की ओर झपटा, लेकिन चीनियन ने मुझे कसकर रोक लिया। वो मेरा बेटा है। मैं चीख उठा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने उसके लिए मौत से लड़ाई है। चीनियन ने अपना चेहरा ठंडा कर लिया और गुस्से से बोली, जुआंग हुआईफेंग, अब बहुत हो गया। बच्चा 10 महीने मेरी कोख में रहा है। उसे किसे देना है इसका फैसला करने का अधिकार मुझे है। और क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? वो आगे कभी पिता नहीं बन सकता। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैं गुस्से से कांपने लगा। मैंने हाथ उठाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज शांत कमरे में धमाके की तरह गूंज उठी। हवा अचानक जम गई। चीनियन ने जीभ से अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को दबाया और धीरे धीरे मेरी तरफ चेहरा घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में पूछा, दर्द हो रहा है? हुआईफेंग, शांत हो जाओ। हम बाद में फिर बच्चे पैदा कर सकते हैं। गलती करने के बाद कमजोर पड़कर मुझे मनाने का यह तरीका वो इन वर्षों में बहुत अच्छी तरह सीख चुकी थी। अगर हमेशा की तरह बात होती तो शायद मैं इस बार भी ये अपमान सह लेता, लेकिन आज मैं पीछे नहीं हट सकता था। एक तरफ मैं वो पिता था जिसका बच्चा उससे छीना जा रहा था, दूसरी तरफ मैं वो पति था जिसके सामने उसकी पत्नी का तीसरा व्यक्ति खुद घर तक आकर उसे चुनौती दे रहा था। मैंने उसका हाथ झटके से छुड़ाया और दूसरा थप्पड़ पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मार दिया। इस बार थप्पड़ इतना जोरदार था कि चीनियन आधा कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसने अपनी आंखों में उमड़ते गुस्से को दबा लिया। वो बस चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में ऐसी जटिल भावना थी जिसे समझना मुश्किल था। लू युआंग्क्याओ तुरंत आगे बढ़ा और मुझे जोर से धक्का दिया। तुम्हारा दिल भी तुम्हारे इस चेहरे की तरह घिनौना है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है?
क्या तुम्हें पता है कि पूरी जिंदगी पिता न बन पाने का दर्द कितना बड़ा है? ये कहते ही उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वो फिर से कोमल और मासूम बन गया। उसने ची नियन की तरफ देखा। मुमू, तुम इस आदमी के साथ क्यों रह रही हो? इस बेरहम बदसूरत आदमी के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? जो ची नायन अब तक चुप थी, वो अचानक बुरी तरह भड़क उठी। लू युआंग्क्याओ! उसने गुस्से से चीख कर कहा। उसका चेहरा खराब है तो क्या हुआ? तुमने किसे बदसूरत कहा? अभी के अभी यहां से निकल जाओ। लू युआंग्क्याओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो बच्चे को गोद में लेकर घबराते हुए बाहर भाग गया। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन ची नायन ने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं उससे छूटने के लिए संघर्ष करता रहा। आखिरकार मैं उसके हाथों से छूट गया और जमीन पर गिरकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ची नायन मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थामा और धीरे से मेरी आंखों से बहते आंसू अपने होंठों से पोंछ दिए। मेरे दिल में अभी अभी उम्मीद की एक बेहद कमजोर किरण जगी ही थी। तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस मामले में गलती मेरी है, लेकिन तुमने जो मुझसे वादा किया था, यानी एक रात हिजिकिन के साथ बिताने की बात, वो अब भी कायम है ना? मैंने सामने खड़ी उस औरत को सीधे देखा और अचानक एक उदास वीरान सी हंसी हंस पड़ा। वह हंसी खाली कमरे में गूंज उठी, जैसे सूखा हुआ आखिरी पत्ता जमीन पर गिर रहा हो। शी नायन, तुम इंसान हो भी या नहीं? मेरी आंखें लाल हो उठी। हर शब्द जैसे मेरे दांतों के बीच से निकल रहा था। सामने खड़ी ये वही औरत थी जिसे कभी बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पर लगा देता था, लेकिन इस वक्त वो इतनी अजनबी लग रही थी जैसे मेरे सीने में घोंपा हुआ कोई जहरीला खंजर हो। उसकी हर एक नजर मेरे खून मांस को चीर रही थी। शी नियन ने मेरी नजरों से अपनी नजरें चुरा लीं। उसका हाथ मेरे गाल को छूने ही वाला था कि मैंने उसे झटक दिया। टू हुआई फेंग, बस तुम हिजिकिन के साथ एक रात बिता लो। प्रोजेक्ट साइन होते ही करोड़ों का फायदा होगा। तब हम एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद लेंगे। मैं तुम्हारे लिए 3 बच्चे पैदा कर दूंगी, ठीक है? उसकी आवाज कांप रही थी। वह बच्चों को बहलाने जैसी बनावटी कोमलता से मुझे कसकर गले लगा रही थी। मैं ऐसी कठपुतली की तरह उसके कंधे पर बेबस होकर टिक गया था, जिसकी आत्मा जैसे निकल चुकी हो। उसके कान के पास वही बातें बार बार दोहराते हुए सुनता रहा। अचानक मेरी आंखों की रोशनी बेहद कठोर हो गई। मैंने मुंह खोला और उसके कंधे को जोर से काट लिया। मेरे दांतों के बीच खून का स्वाद फैल गया। शी नियन ने दर्द से एक कराह तक नहीं निकाली। उल्टा उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया, जैसे मैं जितना ज्यादा दर्द सहूंगा उसे उतना ही अपने नियंत्रण का एहसास होगा। जब मैंने आखिरकार उसे छोड़ा तो उसके कंधे पर खून की एक बड़ी लाल लकीर फैल चुकी थी, बिल्कुल सड़ने के कगार पर खड़े गुलाब की तरह। मैंने खाली आंखों से उसे देखा। मेरे दिल में ऐसा एहसास उमड़ रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अगर उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार था तो फिर उसने धोखा क्यों दिया और हमारे अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथों सौंपने की बात क्यों की? और अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा भी एहसान नहीं था तो फिर अभी अपने घायल कंधे की परवाह किए बिना वो इतनी अपराध बोध भरी आंखों से मुझे क्यों देख रही थी? गुस्सा मत करो। हुआई फेंग शी नियन ने सावधानी से मेरे होंठों के कोने पर लगा खून पोंछा। मैंने उसकी आंखों में छिपी उस चिंता को देखा और एक पल के लिए मुझे भ्रम हुआ कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो गया है। कितना हास्यास्पद था। मैं अब भी उससे उम्मीद कर रहा था। जब मुझे लगा कि शायद इस मामले को अभी भी संभाला जा सकता है, तभी शी नियन फिर बोली, जुआंग परिवार की बड़ी बेटी का जन्मदिन आने वाला है। मुझे निमंत्रण मिल चुका है। उस दिन मैं युआन चाओ को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम बस किसी कोने में रहना। तुम उसे अपने साथ क्यों ले जाओगी? आखिरकार मैंने मुंह खोला। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और उसमें हर चीज पहले ही समझ लेने के बाद बची हुई एक गहरी खामोशी थी। शी नियन कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे चेहरे के निशान पर आकर ठहर गईं। हुआई फेंग, तुम्हें पता है ना कि व्यापार की दुनिया में चेहरा और प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है? उसका अधूरा वाक्य मेरे लिए एक थप्पड़ से भी ज्यादा चुभ गया। अब मैं अचानक हंसना चाहता था तो मेरी ये जली हुई शक्ल अब उसके साथ दिखावे का नाटक करने के लायक भी नहीं रही थी। इसे मुआवजे के तौर पर समझो। इस बार मैं घर पे रहकर तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहूंगी। अपना सारा काम भी छोड़ दूंगी। हुआई फेंग, पिछली बार जैसी बात फिर कभी नहीं होगी। ये कहते हुए वो मेरे करीब आई और मेरे उभरे हुए निशान पर अपने ठंडे होंठ रख दिए। उसके होंठों के उस निशान को छूते ही मेरे पेट में मितली सी उठने लगी। जिस कोमलता के लिए मैंने कभी सपनों में हजारों बार तरसा था, वही कोमलता इस वक्त इतनी घिनौनी लग रही थी। मैं उसे दूर धकेलने ही वाला था कि तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। हम दोनों ने एक साथ स्क्रीन पर आने वाले नाम को देखा। सिर्फ एक अक्षर QIAO किसका फोन था ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। शी नायन ने मेरी तरफ देखा और चुपचाप फोन काट दिया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो फोन नहीं उठा। छठी बार फोन बजा तो मैंने अपनी पलकें उठाई और फीकी आवाज में कहा, उठा लो। शी नायन ने होंठ भींचे। कुछ पल झिझकने के बाद वो एक तरफ जाकर फोन उठाने लगी। दूसरी तरफ से लू युआंग्क्याओ की घबराई हुई आवाज तुरंत सुनाई दी।
मुमू तुम जल्दी आओ। बच्चा शायद सांस नहीं ले रहा। शी नायन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराहट को दबाते हुए जल्दी से फोन काट दिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ पता चले। उसने जबरदस्ती खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कपड़े बदले, लेकिन उसकी आवाज लगातार कांप रही थी। माफ करना हुआई फेंग, मैं जा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शी नायन का फैसला मेरे लिए पहले से ही तय था। आखिर यह पहली बार नहीं था जब उसने लू युआंग्क्याओ के लिए मुझे छोड़ दिया था, तो यही था उसका प्यार। एक पल पहले किया गया वादा अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो सकता था। कितनी हंसी की बात थी कि कभी मैंने सच में उसके मुंह से निकली जिंदगी भर साथ रहने की बात पर विश्वास किया था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी, मैंने अचानक उसे पुकारा पार्टी की बात। मैं मानता हूँ दरवाजा जोर से चौखट से जा टकराया। मैंने अपने चेहरे के निशान पर हाथ फेरा और ऐसी मुस्कान दी कि मेरी आंखों के कोने दर्द से भर आए। शी नायन, तुम्हें लगता है न कि मैं तुम्हें दिखाने लायक नहीं हूँ? मेरी बहन से मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर किसने किससे ऊपर उठने की कोशिश की है। शी नियन घबराई हुई लू युआंग्क्याओ के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बच्चा बेडरूम के बिस्तर पर बिल्कुल शांत सो रहा था और लू युआंग्क्याओ आराम से सोफे पर लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। लू युआंग्क्याओ, शी नियन की आंखों में आग भड़क उठी। वह दांत पीसते हुए उसके सामने पहुंची। तुमने बच्चे की जान को बहाना बनाकर मुझे यहाँ बुलाया? तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ आते समय उसके दिमाग में न जाने कितने भयानक दृश्य घूम रहे थे। अगर बच्चे को सचमुच कुछ हो जाता तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाती। लेकिन सामने खड़ा आदमी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि वो मुस्कुरा भी रहा था। लू युआंग्क्याओ ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो मुमू, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या नहीं। उसने अपनी उन आंखों को झपकाया जिनकी बनावट मेरी आंखों से काफी मिलती जुलती थी। उसकी आवाज इतनी लाड़ भरी थी कि मानो कोई बिल्ली दुलार के लिए म्याऊं कर रही हो। अब मुझे यकीन हो गया है, आखिर ऐसे वक्त में भी तुम घर के उस बदसूरत आदमी को छोड़कर मेरे पास आ गई। शी नियन अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। उसने उसे जोर से वापस सोफे पर धकेल दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लू युआंग्क्याओ की आंखों में घूमते आंसुओं ने उसके दिल को अचानक कस दिया। उसकी आंखें ऐसी लाल थीं जैसे अभी अभी रोया हुआ कोई खरगोश टाक्षी नियान को अनजाने में मेरा वह चेहरा याद आ गया जब मैं किसी बात से दुखी होता था। उसकी बंधी हुई मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। लू युआंग्क्याओ ने तुरंत मौका देखकर फिर उसके करीब आकर उसे गले लगा लिया। उसके कंधे रुक रुक कर कांप रहे थे। मैं बस तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ये तरीका बार बार काम करता था। शी नियन ने लंबी सांस छोड़ी और आखिरकार उसे बाहों में भर लिया। उसकी हथेली धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगी। अगली बार ऐसा मत करना, समझे? देखते ही देखते जुआंग नियानवान की जन्मदिन की पार्टी का दिन आ गया। इस पार्टी के लिए शी नियन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने लू युआंग्क्याओ के लिए खास तौर पर महंगा सूट बनवाया और उसे अपने पुरुष साथी के रूप में साथ लेकर पार्टी में पहुंची। हॉल में बड़े बड़े लोग और नामी हस्तियां मौजूद थीं। शी नियन हाथ में शराब का ग्लास लिए लोगों के बीच घूम रही थी। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। यहाँ तक कि लू युआंग्क्याओ भी बेहद खुश और आत्मविश्वासी दिख रहा था, मानो वह सचमुच किसी बड़े अमीर परिवार का युवा मालिक हो। और मैं अकेला एक कोने में खड़ा ठंडी नजरों से यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें एक साथ मंच की ओर उठ गईं। जुआंग नियानवान लोगों से घिरी हुई शांत और स्थिर कदमों से मंच पर आई। अब तक मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहन को देखा, मेरा शरीर हल्का सा कांप उठा। मैंने खुद को रोक लिया कि मंच पर दौड़कर उसे बहन कहकर न पुकार दूं। मेरी आंखें गर्म हो उठीं। जुआंग नियानवान को देखते हुए मेरी आंखों में सिर्फ याद और अपराध बोध था। कई सालों से मिलने के बाद मेरी बहन पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और कुशल लग रही थी। उसका शरीर शायद पहले से भी दुबला हो गया था। बचपन की कोमलता की जगह अब उसकी भौहों और आंखों के बीच तेज और निर्णायक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं अब भी साफ साफ याद कर सकता था कि मेरी बहन कभी मुस्कुराते हुए मेरे बालों पर हाथ फेरती थी और मुझे कितना प्यार करती थी। जुआंग नियानवान का भाषण छोटा और प्रभावशाली था। कुछ देर रुकने के बाद वो अचानक ठहर गई और उसकी नजरें नीचे मौजूद भीड़ में किसी को खोजने लगीं। जहां जहां उसकी नजर जाती, लोग अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर लेते। शी नियन भी इससे अलग नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी कमर सीधी की, अपने बाल ठीक किए और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान सजा ली। आखिरकार जुआंग नियानवान की नजर उसके बगल में खड़े लू युआंग्क्याओ पर जाकर रुक गई। लू युआंग्क्याओ घबरा गया। उसने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और मंच की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका चेहरा मेरे चेहरे से काफी मिलता जुलता था और इस समय केवल उसका आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। इसलिए जुआंग नियानवान ने उसे गलती से मैं समझ लिया। ये देखकर कि उसका छोटा भाई अब भी उसके जन्मदिन की पार्टी में आने को तैयार है, जुआंग नियानवान की आंखों में खुशी झलक उठी और उसकी आवाज भी कुछ नरम हो गई।
आज के इस शुभ दिन पर जन्मदिन की लड़की होने के नाते मैं एक इच्छा मांगना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा छोटा भाई जिंदगी भर स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहे। उसकी बात खत्म होते ही नीचे खड़े लोगों में हलचल मच गई। जुआंग परिवार का एक छोटा बेटा भी है? हमने तो पहले कभी नहीं सुना। लगता है उसे बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा गया था। जरूर बहुत लाड़ प्यार में पला होगा। इन चर्चाओं को सुनते सुनते शी नियन का ध्यान धीरे धीरे भटकने लगा। हालांकि जुआंग परिवार और ही परिवार की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन जुआंग परिवार के हाथों में मौजूद संसाधन उसके लिए कहीं ज्यादा आकर्षक थे। अगर वो जुआंग परिवार से संबंध जोड़ पाती तो उसका कारोबार निश्चित रूप से और ऊंचाई पर पहुंच जाता। इन्हीं विचारों के साथ उसने शराब का ग्लास उठाया और उस महिला की तरफ बढ़ी जिससे वो अभी बात कर रही थी। बिना ज्यादा औपचारिकता के उसने सीधे पूछा, सोंग जी, क्या आपको पता है कि जुआंग परिवार के छोटे भाई कौन हैं? मैंने पहले कभी उनके बारे में क्यों नहीं सुना? सोंग जी का पहले से जुआंग परिवार के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। वो अंदर की बातें जानती थी और शी नायन को भी कुछ हद तक पसंद करती थी, इसलिए उसने सीधे कहा, वास्तव में उनका एक छोटा भाई है। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे बगल में खड़े इस व्यक्ति से उसका चेहरा कुछ कुछ मिलता भी है। उसका नाम जुआंग हुआइफेंग है। दूसरी तरफ एक निजी कमरे में शराब की गंध लिए ही जिकीन आराम से सोफे पर बैठा था। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े मुझ पर टिकी थी। कमरे की रोशनी मंद थी और मेरे पैरों के पास हल्की सी रोशनी का घेरा बना रही थी। ही जिकीन मेरे चेहरे को साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मेरी हालत को महसूस कर सकता था। मेरे तनाव से कांपते कंधे और हल्की सी कांपती उंगलियां सब कुछ बता रही थीं। हम दोनों के बीच काफी देर तक खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद ही जिकीन धीरे धीरे उठा और एक छोटा आईना निकालकर अपना मेकअप ठीक करने लगा। उसने हल्के से अपनी लिपस्टिक दबाई और अचानक व्यंग्य से हंसते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए भेजा है? मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज सूखी हुई थी। अंदर आते ही मैंने उसे पूरी बात सच सच बता दी थी। शी नियान की साजिश से लेकर मेरे अपमान तक और उस स्थिति तक जहां मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, सब कुछ। ही जिकिन की बातों में व्यंग्य था, लेकिन उसके स्वर में मुझे नीचा दिखाने जैसा भाव ज्यादा नहीं था। उल्टा उसमें मुझे लेकर थोड़ी नाराजगी और बेबसी थी। तुम्हें किस बात का भरोसा है कि मैं ही जिकीन किसी ऐसी औरत के साथ सो चुके आदमी को पसंद करूंगा? तुम्हें तो शादीशुदा पुरुष पसंद है ना? मैंने पूछा। असल में यह सवाल पूछने से पहले ही मुझे जवाब पता था। ही जिकीन और मैं बचपन से साथ बड़े हुए थे। वो बचपन से ही मेरे पीछे पीछे घूमता था और कहा करता था कि बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा। अगर बाद में मेरी जिंदगी में शी नियन नहीं आई होती तो शायद मैं भी उससे शादी कर लेता, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। मैंने शी नियन से शादी कर ली और ही जिकीन, जो कभी अपनी सहेलियों के सामने शेखी बघाड़ता था कि वो 24 साल की उम्र से पहले शादी कर लेगा, आज तक किसी से शादी नहीं कर पाया था। मुझे याद है, मेरी शादी के बाद ही जिकीन ने मुझे 16 संदेश भेजे थे। हर संदेश में एक ही बात लिखी थी, क्यों? लेकिन मैंने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमारे सामाजिक दायरे में यह बात फैल गई कि ही जिकीन को शादीशुदा पुरुष पसंद हैं, लेकिन मैं जानता था कि वह सिर्फ शराब के नशे में कही गई बात थी। एक बार शराब की मेज पर किसी ने उससे पूछा था कि उसे किस तरह के पुरुष पसंद हैं। उसने कहा था, जिसे मैं पसंद करता हूं वो पहले ही शादी कर चुका है। ही जिकीन फिर हल्का सा हंसा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उठकर कमरे के स्विच के पास गया और हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी। तेज रोशनी ने पल भर में पूरे कमरे को रोशन कर दिया और मेरे उस चेहरे को भी, जो पूरी तरह जले हुए निशानों से भरा था। इतना बड़ा सवाल पूछने वाले हो तो मैं भी देखना चाहती हूं कि इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव है। मेरे चेहरे के एक पूरे हिस्से पर उभरे धांसे निशान लगभग फैल चुके थे। वो किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानता था कि मैं पहले अपने रूप रंग को लेकर कितना सावधान रहता था। चेहरे पर एक छोटा सा दाना निकलने पर भी मैं आधे दिन तक परेशान रहता था। घर से निकलने से पहले आधे घंटे तक आईने में खुद को देखता था, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अचानक आई तेज रोशनी से मैंने अनजाने में हाथ उठाकर अपनी आंखें ढक लीं। फिर उसी बहाने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी ये हालत देखे। ही जिकीन काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने हल्की सी सांस छोड़ी और लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा, जुआंग हुआइफेंग, तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? मैंने उसकी आंखों में देखा।
अचानक मुझे लगा जैसे मैं उसके सामने बिल्कुल नग्न खड़ा हूँ। अपना असली उद्देश्य बताने से भी ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे इस वक्त महसूस हो रही थी। मैंने घबराकर अपने बालों को कुछ बार ठीक किया ताकि चेहरे के निशान छिप जाएं, फिर मुड़कर दरवाजे की ओर चल पड़ा। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं जल्दी जल्दी पार्टी से बाहर निकल गया, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जिसे उसका मालिक घर से निकाल चुका हो। बाहर न जाने कब बारिश शुरू हो चुकी थी। बड़ी बड़ी बूंदें मेरे शरीर पर पड़ रही थीं और पलक झपकते ही मैं पूरी तरह भीग गया। हड्डियों तक उतरती ठंड ने मेरे शरीर को जमा दिया, लेकिन अजीब बात थी कि इससे मेरा मन कुछ शांत हो गया। कम से कम उस कमरे में ही जिकीन की उन आंखों के सामने खड़े रहने से तो बेहतर था, जो मानो मेरे भीतर तक देख सकती थी। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मैं बाहर की ओर जा रहा था, तब भी अंदर से संगीत और लोगों की बातचीत की आवाज़ हल्के हल्के सुनाई दे रही थी। मैंने पार्टी हॉल की चमकती रोशनी को देखा और मन ही मन धीरे से कहा, दीदी जन्मदिन मुबारक हो। इतना कहकर मैं मुड़ा और सड़क की तरफ चल पड़ा। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थीं। उनके पहियों से उछलता पानी मेरी पैंट पर पड़कर उसे गंदा कर रहा था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं बस बिना किसी दिशा के चलता रहा। अचानक पीछे से तेज हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हिजिकिन की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। कार की खिड़की नीचे हुई और उसकी खूबसूरत आत्मविश्वासी शक्ल बाहर दिखाई दी। क्या मैंने कभी कहा था कि मैंने तुम्हें मना कर दिया है? यह सुनकर मेरे चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं आई। आखिर मेरा असली उद्देश्य कभी ही जिकीन के साथ बिस्तर साझा करना और शी नियान के लिए व्यापारिक फायदा हासिल करना था ही नहीं। मैं खुद भी नहीं बता सकता था कि मैं वास्तव में क्या चाहता था। शायद शी परिवार में इतने सालों की तकलीफ के बाद मैं अपने पुराने दिनों की गर्माहट से थोड़ी राहत लेना चाहता था, या शायद मैं इस परिचित लेकिन अब अजनबी हो चुके बचपन के साथी के सामने अपने भीतर दबे हुए भावों को बाहर निकालना चाहता था। वहां खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ। ही जिकीन ने भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़कर सामने वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं सिर्फ एक पल के लिए झिझका और फिर कार में बैठ गया। वैसे भी मैं पहले ही काफी बुरी हालत में था। थोड़ा और बुरा हो जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मैं बैठा, हल्की लिली की खुशबू वाली एक कंबल मेरे ऊपर डाल दी गई। वह ही जिकीन की खास खुशबू थी। इसे सुखा लो, मुझे सफाई पसंद है। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी नजर अनजाने में मेरे भीगे हुए चेहरे पर घूम गई। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने बाल पोंछने लगा। मेरी हर हरकत यांत्रिक थी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया, फिर होश में आया और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं और कहाँ जा सकता हूँ? शी परिवार में अब मेरा कुछ नहीं बचा था। मेरी संतान भी मुझसे छीन ली गई थी। वह पत्नी जो कभी मुझसे प्यार करती थी, वह भी नहीं रही थी। जिस घर के लिए मैंने सब कुछ दे दिया था, वही घर अब इतना अजनबी हो चुका था कि मुझे डर लगने लगा था। ही जिकीन ने फिर पूछा, किस होटल जाना है? तभी मुझे उसके सवाल का मतलब समझ आया। मेरे कान अचानक गर्म हो गए। मैं अब वहां नहीं जाना चाहता। मेरी आवाज कांप रही थी। उसमें घबराहट और थोड़ी शर्म भी थी। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या नहीं, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद मैंने ही जिकीन के होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान देखी। वो इतनी जल्दी गायब हो गई कि मुझे लगा शायद मैंने कल्पना की थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद ही जिकीन ने ड्राइवर से कहा, जुआंग परिवार चलो। फिर उसने बीच का पर्दा ऊपर कर दिया। पिछली सीट का हिस्सा अचानक निजी और अजीब तरह से शांत हो गया। मैंने उसकी नजरों से बचते हुए थोड़ी झिझक और बेचैनी से कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे घर जाना है। घर जाना, ये दो शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले जैसे हवा में तैरता हुआ कोई हल्का पंख। अगर लू युआंग्क्याओ मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो शायद मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाता जहां मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था। मुझे घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं। ही जिकीन ने मुझे जटिल नजरों से देखते हुए धीरे से कहा। यह वाक्य एक कोमल चाकू की तरह था, जिसने पल भर में मेरी सारी रक्षा तोड़ दी। मेरी आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। बारिश से भीगे चेहरे पर आंसू मिल गए और समझ नहीं आ रहा था कि वो बारिश थी या आंसू। मैंने अब विरोध नहीं किया, बस घबराकर अपनी पैंट पकड़े रहा और बार बार गहरी सांस लेता रहा। 4 साल से मैं घर नहीं गया था। मैं अपने माता पिता के आज के रवैये का अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और उससे भी ज्यादा डर था कि कहीं उनके बालों में सफेदी देखकर मेरा दिल न टूट जाए। 10 मिनट से कुछ ज्यादा समय बाद कार धीरे से जुआंग परिवार के घर के सामने रुक गई। कार से उतरने से पहले भी मैं घबराकर अपने कपड़े ठीक कर रहा था। मुझे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने भीतर की घबराहट को छिपाने के लिए कुछ न कुछ करता रहना चाहता था।
पूरे रास्ते चुप रहने वाले ही यकीन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली की गर्माहट ने मुझे अनजाने में कुछ सुकून दिया। हम दोनों एक के पीछे एक कार से उतरे। सामने रोशनी से जगमगाता जुआंग परिवार का पुराना घर था। उसे देखते ही मेरे आंसू फिर रुक नहीं पाए। आंगन में वह पेड़ जिसे मैंने बचपन में लगाया था अब बहुत बड़ा होकर घना छायादार पेड़ बन चुका था। वह झूला जिस पर मैं और जुआंग नियानवान कभी साथ बैठते थे, बारिश से धुलकर साफ तो हो गया था, लेकिन उसकी रस्सियों के सूख कर फट जाने से साफ पता चल रहा था कि उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। हॉल की ओर बढ़ते हुए हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर अचानक मेरे कदम रुक गए। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने ही यकीन को धीरे से आगे कर दिया और खुद एक डरे हुए बच्चे की तरह उसके पीछे छिप गया। ही यकीन ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंकल, आंटी। उसे देखकर पिता और मां की आंखों में एक पल के लिए उदासी चमक उठी। पिछले 4 सालों से जब भी वे ही यकीन को देखते थे, उनके चेहरे पर यही भाव आता था। अगर मैंने उस समय शीन यान से शादी करने की जिद न की होती तो शायद आज जब भी ही यकीन उनके घर आता, उसके बगल में उनका अपना बेटा खड़ा होता। बेटा, इतनी रात को बारिश में भीगते हुए क्यों आए हो? जल्दी अंदर आओ, बैठो। माँ उठकर उसका स्वागत करने लगी। उसकी आवाज में हल्की खराश थी। जब ही यकीन वहीं खड़ा रहा तो बूढ़े दंपति ने हैरानी से उठकर उसकी ओर देखा। अगले ही पल ही यकीन के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो रोते रोते लगभग टूट चुकी थी। माँ, पापा, पिता और माँ दोनों वहीं जम गए। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था मानो उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। फिर आंसुओं से भरी आंखों वाला मैं धीरे धीरे ही यकीन के पीछे से बाहर आया। धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। कई सालों से दबा हुआ मेरा रोना अचानक बांध टूटने जैसी तेजी से बाहर निकल आया। माँ, पापा, मैं वापस आ गया हूं। आपका बेटा नालायक है। आपका बेटा नालायक है। माँ सबसे पहले सदमे से बाहर आई। उसके हाथ से फल जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल वह लड़खड़ाती हुई मेरे पास दौड़ी और जमीन पर बैठकर मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रोते हुए वह बार बार पुकार रही थी, मेरे बेटे, हुआई फेंग, हुआई फेंग। पिता भी तुरंत उसके पीछे आए। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। माता पिता को देखते ही मेरे दिल में वर्षों से जमा सारी तकलीफ पूरी तरह टूटकर बाहर आ गई। मैंने अचानक माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी आवाज में घबराहट और बेचैनी भरी थी। माँ, जल्दी बच्चे को बचाओ। मेरे बच्चे को किसी ने छीन लिया है। तुम्हारा बच्चा? माँ की हैरान आंखें फैल गईं। उसका मुंह लगभग खुला का खुला रह गया। धीरे धीरे बताओ, आखिर हुआ क्या है? इन सभी सालों में मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मेरा जुआंग परिवार से हमेशा के लिए संबंध टूट चुका है। जीनियन से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बस काम और घर के बीच सिमट कर रह गई थी। बच्चा होने के बाद तो मैं बहुत कम बाहर निकलता था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं लोग मेरा यह चेहरा देखकर जीन आयन को शर्मिंदा न करें। मेरे माता पिता को तो ये तक पता नहीं था कि उनका प्यारा बेटा कब का पिता बन चुका है। मैंने इन वर्षों में मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे संक्षेप में सच सच बता दिया। जीन यान का धोखा, लू युआंकियाओ का सामने आना और फिर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया जाना। हर एक शब्द जैसे मेरे खून से सने घाव को दोबारा खोल रहा था। सब कुछ सुनने के बाद पिता का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने मेज पर जोर से मुक्का मारा और गुस्से में चिल्लाए, ये तो हद हो गई। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरे जुआंग परिवार के इंसान को हाथ लगाएं? ये कहते हुए उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और लोगों को बच्चे की तलाश करने का आदेश दे दिया। आखिरकार जुआंग परिवार की ताकत ऐसी थी जिसकी बराबरी मैं अकेले नहीं कर सकता था। इसी वक्त मुझे पहली बार माँ को ध्यान से देखने का समय मिला। 4 साल से उन्हें नहीं देखा था। माँ जैसे एक ही रात में बहुत बूढ़ी हो गई थी। कनपटियों पर काफी सफेद बाल उगाए थे। उनका पूरा चेहरा थका हुआ था और उनकी लाल सूजी हुई आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मेरे जैसे नालायक बेटे के लिए न जाने कितनी रातें रोते हुए गुजारी थीं। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरा गला फिर भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। हम तीनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए और हमारी सिसकियां काफी देर तक पूरे कमरे में गूंजती रहीं। ये देखकर ही जिकिन ने अपना फोन निकाला और इस पूरे दृश्य का वीडियो बना लिया। फिर उसने वो वीडियो जुआंग नियानवान को भेज दिया। उस समय जुआंग नियानवान मेहमानों के साथ बातचीत कर रही थीं। फोन में हल्का सा कंपन होते ही उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वह मेहमानों से औपचारिक विदाई के लिए एक शब्द भी नहीं कह पाई और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ी। दावत में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
मेजबान के चले जाने के बाद वे भी धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। जी नियान ने किसी तरह दावत खत्म होने का इंतजार किया और बेचैनी से घर की ओर लौटने लगी। हल्की बारिश की बूंदों से भरी ठंडी हवा कार की खिड़की से अंदर आ रही थी। जीनियान को अचानक छींक आ गई। उसके बगल में बैठे लू युआंग्क्याओ ने सहज प्रतिक्रिया में अपना हाथ नाक पर रख लिया। फिर उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ और वो झेंप कर मुस्कुराया। मुझे डर है कि बच्चे को संक्रमण न हो जाए। जीनियान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर लगातार देखती रही। पता नहीं क्यों अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब उसे तेज बुखार हुआ था। उस समय मैंने संक्रमण के खतरे की परवाह किए बिना लगातार 3 दिन और 3 रात उसके पास रहकर उसकी देखभाल की थी। उसे दवा कड़वी लगती थी और वो दवा खाने से मना करती थी, इसलिए मैं गोलियों को पीसकर थोड़ा थोड़ा करके उसे प्यार से खिलाता था। लू युआंग्क्याओ को उसके घर छोड़ने के बाद जीनियान अकेली अपने घर लौट आई। घर में कदम रखते ही उसने ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारा, हुआई फेंग। मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन घर के अंदर घना अंधेरा था, यहाँ तक कि वो छोटी सी नाइट लाइट भी, जिसे मैं रोज जलाना पसंद करता था, आज बुझी हुई थी। हुआई फेंग, मैं वापस आ गई हूँ। वी नायन ने फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अंधेरे में जूते बदले और लिविंग रूम की सारी लाइटें जला दी। समय के हिसाब से मुझे तो बहुत पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पूरा घर डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। जी नायन ने फोन निकाला और मुझे कॉल किया। लगातार कई बार फोन करने के बावजूद हर बार सिर्फ यही सुनाई दिया कि कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसके मन में हैरानी के साथ साथ चिढ़ भी पैदा होने लगी। पहले मैं कभी उसका फोन मिस नहीं करता था, हमेशा उसकी हर बात का तुरंत जवाब देता था, इस डर से कि कहीं उसका कोई संदेश मुझसे छूट न जाए। उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर नंबर मिलाया। इस बार मैंने फोन उठा लिया। हुआई फेंग, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? फोन उठते ही जी नायन ने बेचैनी में जल्दी से पूछा। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। फिर मैंने भारी और थकी हुई आवाज में कहा, जी नियन, जैसा तुमने कहा था, मैं ही जिकिन से मिलने गया था। अब क्या तुम मेरा बच्चा मुझे वापस दे सकती हो? हालांकि मुझे अपने माता पिता से मदद का भरोसा मिल चुका था, फिर भी मैं आखिरी बार कोशिश करना चाहता था, वो भी सबसे विनम्र तरीके से। तुम कहाँ हो? जीनियान ने तीखी आवाज में पूछा। मैंने सीधे जवाब दिया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, ठुआई फेंग। मैंने कहा था ना, आगे चलकर हमारे और भी बच्चे होंगे। जीनियान की बात पूरी होने से पहले ही मैंने अधीर होकर फोन काट दिया। फोन में आती हुई व्यस्त लाइन की आवाज सुनकर उसने मन ही मन आह भरी और दोबारा कॉल नहीं किया। उसके हिसाब से जब तक मैं उसका फोन उठा रहा था, इसका मतलब था कि मैं अभी भी घर लौटूंगा। इतने वर्षों से मैं हमेशा इसी तरह आसानी से मना लिया जाता था, लेकिन यह सोचकर कि मेरा सचमुच ही जिकिन से कोई संबंध बन गया है, जीनियन के मन में फिर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी कोई चीज किसी और ने छू ली हो। उसने शराब की अलमारी खोली, रेड वाइन की एक बोतल निकाली और सीधे गले में उड़ेलने लगी। तीखी शराब उसके गले को जला रही थी। अचानक उसे अतीत याद आ गया। जब भी वो छिपकर शराब पीती थी, मैं हमेशा उसे समझाता था, कम पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आधी बोतल शराब पीने के बाद जीनियन लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके पैर से कोई चीज टकराई और मेज से एक वस्तु नीचे गिर पड़ी। उसने नीचे देखा तो वो एक डिस्क थी। जीनियन ने अपने चेहरे पर हल्के से थपकी दी। थोड़ा होश में आने के बाद उसने डिस्क को प्लेयर में लगाया और उसे चलाया। स्क्रीन पर सबसे पहले मेरा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जवानी और ऊर्जा से भरा हुआ था, साफ सुथरा और बेहद आकर्षक। चेहरे पर कोई निशान नहीं था। आंखें चमकदार थीं और मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बेफिक्र और खुशमिजाज लड़का हो। सिर्फ एक नजर पड़ते ही जीनियन ठिठक गई। अगर उसे सही से याद था तो ये वही दिन था जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था और फिर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में एक दूसरे से वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक हम बूढ़े होकर मर नहीं जाते, जब तक हमारा चेहरा उम्र से बदल नहीं जाता, जब तक हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जी नायन की नाक अचानक सुड़क उठी। उसने घबराकर वीडियो बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही वादा घूमता रहा, जब तक चेहरा बूढ़ा न हो जाए, जब तक जिंदगी खत्म न हो जाए। वह वही थी जिसने उस वादे को तोड़ा था। होश में आने के बाद जीनियन ने फोन उठाया और मुझे एक संदेश भेजा, हुआई फेंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, जैसे उसका संदेश समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा बेअसर हो गया हो। उसी समय दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जीनियन को लगा कि शायद मैं वापस आ गया हूँ।
वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने दौड़ी। यहाँ तक कि उसने चप्पलें भी उल्टी पहन ली थीं। लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने लू युआंग्क्याओ खड़ा था। लू युआंग्क्याओ की मुस्कुराती आंखों से नजर मिलते ही जीन यान कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गई। उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि लू युआंग्क्याओ दरवाजे की दरार से अंदर घुस आया। मुझे लगा तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए चिंता हुई और मैं तुम्हें देखने चला आया। ये कहकर उसने बेडरूम की ओर झांका। जुआंग हुआईफेंग घर पर नहीं है? जीनाई ने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद करके वो फिर सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। लू युआंग्क्याओ उसके पास बैठा और रहस्यमय अंदाज में उसका हाथ पकड़कर बोला, मैंने सुना है कि किसी ने जुआंग हुआईफेंग को ही परिवार की बेटी की कार में देखा है। दोनों एक के बाद एक कमरे से बाहर निकले थे। ये सुनते ही जीनाई ने तेजी से लू युआंग्क्याओ की ओर देखा। उसकी आंखों में तीखापन था। उसने मुझे सिर्फ कमरे में जाकर हीजिकिन के साथ रहने के लिए कहा था। उसने कभी नहीं कहा था कि मुझे हीजिकिन के साथ वहां से जाना है। उसके मन में मैं सिर्फ एक ऐसा औजार था जिसे अपना काम पूरा करके तुरंत घर लौट आना चाहिए था। लू युआंग्क्याओ ने जीन यान के व्यवहार को मेरे धोखा देने पर उसके गुस्से के रूप में समझा। इसलिए उसने तुरंत कहा, जब वो तुम्हें धोखा दे ही चुका है तो तुम उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? मूमू, इन 2 वर्षों से मैं लगातार तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं। मेरा प्यार जुआंग हुआईफेंग से जरा भी कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहते हुए लू युआंग्क्याओ ने जीन यान को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम सही कह रहे हो, जीन यान ने खुद से कहा और फिर फोन उठा लिया। अगर मैं ही जिकिन के साथ गया था तो ही जिकिन को निश्चित रूप से पता होगा कि मैं कहाँ हूँ। उसने उस नंबर पर फोन किया जिस पर उसने पहले कभी कॉल नहीं किया था। समय ही जिकिन जुआंग परिवार के घर पर चाय पी रही थी और बीच बीच में अभी तक रो रही माँ को सांत्वना भी दे रही थी। अजनबी नंबर देखकर उसने स्वाभाविक रूप से फोन काटने का सोचा, लेकिन तभी उसने पास बैठे मुझे देखा और उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। वो उठकर बोली, अंकल, आंटी, मैं बाहर जाकर एक फोन लेती हूँ। ये कहकर वो आंगन में चली गई और फोन उठाया। MS ही, मैं चीन यान बोल रही हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। ही जिकिन ने बेरुखी से चीन यान की बात काट दी। दूसरी तरफ की महिला कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गई। ही जिकिन ने आगे कहा, मुझे यह भी पता है कि तुमने मुझे ये फोन क्यों किया है। एम्स ही, आप सचमुच बहुत समझदार हैं। चीन यान की आवाज में जानबूझकर की गई चापलूसी साफ सुनाई दे रही थी। तो फिर मेरे पति, ये 2 शब्द ही जिकिन के कानों में बेहद चुभे। उसने नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली और उसका स्वर भी कठोर हो गया। मैंने कभी नहीं सुना कि ची परिवार इतना बदहाल हो गया है कि कारोबार हासिल करने के लिए किसी आदमी को अपने साथ सोने के लिए भेजना पड़े। वैसे तुम्हारा पति बिस्तर में काफी अच्छा है। मुझे थोड़ी दिलचस्पी है। जहां तक कारोबार की बात है, मुझे अभी इस पर और विचार करना होगा। इतना कहकर ही जिकिन ने चीन यान को और कुछ कहने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। उसने मेरी पहचान इसलिए उजागर नहीं की क्योंकि वो मेरा सम्मान करती थी। कुछ बातें मुझे खुद कहनी थी। फोन की दूसरी तरफ की खामोश लाइन सुनकर चीन यान ने झुंझलाकर फोन सोफे पर फेंक दिया। ही जिकिन का आखिर मतलब क्या है? उसका और हुआईफेंग का रिश्ता आखिर कहाँ तक पहुंच गया है? ये कहते हुए वह उठने लगी। ही जिकिन की बात सुनने के बाद उसे इस कारोबार की रकम की नहीं बल्कि मेरी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, लू युआंग्क्याओ ने उसे वापस बैठा दिया। मूमू, तुम क्या करने जा रही हो? तुम उसे वापस लेने जा रही हो? फिर मैं क्या हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? लू युआंग्क्याओ की आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। ये देखकर जीन यान अचानक शांत हो गई। उसने सामने उस चेहरे को देखा जो उसकी यादों में सबसे ज्यादा प्यार किए गए जुआंग हुआईफेंग से बेहद मिलता जुलता था। फिर उसे मेरे वर्तमान चेहरे पर मौजूद उस बदसूरत निशान की याद आई जिसे देखकर उसका दिल हर बार घबरा जाता था। आखिरकार वो फिर बैठ गई। फोन काटने के बाद ही जिकिन तुरंत घर के अंदर नहीं गई। वो आंगन में खड़ी होकर दूर कहीं देखती रही। बारिश के बाद रात का आसमान बेहद साफ था। कुछ तारे बादलों के पीछे से हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी भरी ठंडक थी। कुछ देर बाद मैं एक कोट लेकर उसके पास गया। मैंने वो कपड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए चिंता से कहा, बाहर ठंड है, अंदर क्यों नहीं आ जाती? ही जिकिन ने कोट ले लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बादलों के पीछे से झांकते चांद को देखती रही और अचानक बोली, हुआईफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो? मेरी पलकें हल्के से कांपी। अगर कुछ महीने पहले का समय वापस आ जाता तो शायद मैं बिना किसी झिझक के कह देता कि मैं खुश हूं। मेरी पत्नी थी, बच्चा था, जिंदगी आराम से चल रही थी। आखिर मुझे और क्या चाहिए था? लेकिन अब यही 2 शब्द मेरे गले में अटक जाते थे। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में सिर्फ कड़वाहट थी। कभी लगता था कि मैं खुश हूं। क्या अब भी तुम खुशी चाहते हो? ही जिकिन ने पूछा। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिकी थी। वो बेहद गंभीर और ध्यान से मेरी ओर देख रही थी। हाँ, इस बार मेरा जवाब बेहद स्पष्ट था। मैं बचपन से एक गर्मजोशी और प्रेम से भरे परिवार में बड़ा हुआ था।
मैंने दुनिया की बेरुखी नहीं देखी थी और न ही इंसानों के दिलों की चालाकी और साजिशों का अनुभव किया था। एक समय मुझे लगता था कि माता पिता की सुरक्षा से बाहर की पूरी दुनिया भी खुशी से भरी होगी, लेकिन अब लगता था कि मैं बस बहुत मासूम था। फिर भी मुझे अब भी विश्वास था कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं खुशी मौजूद है और मैंने उसे पाने की कोशिश करना कभी बंद नहीं किया। तुमने अचानक ये क्यों पूछा? मैंने उलझन से हीजिकिन की ओर देखा। जितना मैं उसे जानता था, वो कभी भी ऐसे भावुक सवाल पूछने वाली नहीं थी। वो ज्यादा काम करने वाली इंसान थी, जिसे जो चाहिए उसे पाने के लिए सीधे कोशिश करती थी और बेकार की बातें नहीं करती थी। हीजिकिन हल्के से मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़े फोन को हिलाते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले चीन आयन ने मुझे फोन किया था। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? आज तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? और सब इतने अजीब हैं। मैंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन फिर भी जवाब दे दिया, मैं बहुत ज्यादा तलाक लेना चाहता हूँ। जीन यन की हर उस रात में जब वो पूरी रात घर नहीं लौटती थी, हर उस समय जब मुझे अनजान लोगों से तस्वीरें और वीडियो मिलते थे, हर उस पल जब वो जानबूझकर मेरे चेहरे के निशान से नजरें चुराती थी, और उस पल भी जब उसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर भेजकर मुझे हीजिकिन के बिस्तर तक पहुंचा दिया था। मैं हर बार इस शादी को खत्म करना चाहता था। यह रिश्ता बहुत पहले ही सिर्फ नाम का रह गया था और अब मुझे घुटन देने लगा था। मेरा जवाब सुनकर हीजिकिन अचानक मुस्कुरा दी। उसके सुंदर दांत दिखाई देने लगे। कई वर्षों से उसके चेहरे पर जमी गंभीरता और दूरी जैसे एक ही पल में गायब हो गई। तभी आंगन के बाहर कई कारों के हॉर्न सुनाई दिए। ही परिवार के कई लोग कारों से उतरने लगे और एक एक करके सामान आंगन में लाने लगे। महंगी दवाइयाँ और पौष्टिक चीजें, प्राचीन वस्तुएं, चित्र, आभूषण और तरह तरह की कीमती चीजें। पूरा आंगन सामान से भरने लगा। घर के अंदर मौजूद पिता, माए और ज्वांग नियानवान भी इस आवाज से आकर्षित होकर आंगन में आ गए। जिकिन, तुम ये सब क्या कर रही हो? माँ ने देखते ही पूछा। कुछ ही देर में आधा आंगन कीमती सामान से भर चुका था। उनकी आंखों में हैरानी थी। अगर हुआई फेंग के वापस आने की खुशी में स्वागत करना था तो इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? हीजिकिन ने घूमकर मेरे माता पिता और मेरी बहन की ओर देखा। उसका स्वर गंभीर था। आज जब आप सब यहाँ हैं और हुआई फेंग भी वापस आ गया है, तो मैं आधिकारिक रूप से हुआई फेंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ और उससे शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। सबसे पहले माए को होश आया। उन्होंने संतोष से हीजिकिन को देखा। उनकी लाल आंखों में फिर आंसू भर आए। उन्होंने हीजिकिन को बचपन से देखा था, इसलिए उसे जुआंग परिवार की बहू बनते देखने में उन्हें जरा भी आपत्ति नहीं थी। जुआंग नियानवान भी मुस्कुराई और हीजिकिन के कंधे पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, अच्छा, तुम्हारी ये लड़की? लेकिन हुआई फेंग का अभी तलाक नहीं हुआ है। इस बात से वहां मौजूद सभी लोग फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। कुछ देर बाद मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब तक मैं अपने बच्चे को वापस नहीं पा लेता, तब तक मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का मन नहीं है। बच्चे का जिक्र दोबारा होते ही पिता पहले की तरह भावुक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों से नजरें चुराई। पिता पुत्र के बीच का रिश्ता मुझे तुरंत उनकी असामान्यता का एहसास करा गया। पिताजी, क्या बच्चे के बारे में कोई खबर मिली है? पिता ने मुझसे बात छिपाने का इरादा नहीं किया था। वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब जब मैंने पूछ ही लिया था तो उन्होंने सच बता दिया। मैंने लोगों को पता लगाने के लिए भेजा है। अभी तक कोई ठोस खबर नहीं मिली है। बस इतना पता चला है कि बच्चा फिलहाल सुरक्षित है। तुमने जिस लू युआंग्याओ का जिक्र किया था, लगता है उसके पास कुछ संपर्क है। उसने बच्चे को बहुत अच्छी तरह छिपा रखा है। ये सुनकर कि बच्चा सुरक्षित है, मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर जैसे थोड़ा हट गया। कम से कम वो अभी जिंदा था। मेरी भावनाएं शांत होते देखकर हीजिकिन ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, हुआई फेंग, क्या तुम मुझसे सगाई करने के लिए तैयार हो? मैं सहज रूप से मना करना चाहता था। मेरा अभी तलाक नहीं हुआ था। मैं अभी भी एक विवाहित आदमी था। ऐसे में हीजिकिन के साथ यह करना उसके लिए अन्याय होता। लेकिन जब मैंने अपने सामने माता पिता को देखा, अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखा और हीजिकिन की आंखों में मौजूद गंभीर और दृढ़ भावनाओं को देखा, तो उस पल मुझे लगा जैसे मैंने आखिरकार उस खुशी को छू लिया है जिसकी तलाश मैं इतने समय से कर रहा था। वह खुशी सरल थी, पवित्र थी और किसी के द्वारा पूरी दृढ़ता से चुने जाने की भावना थी। मेरे मना न करने पर हीजिकिन ने तुरंत पहले से तैयार एक बैंक कार्ड और एक अनुबंध निकालकर मेरे सामने रख दिया। इस कार्ड में 5 करोड़ है। ये मेरी सगाई की भेंट है और ये अनुबंध है। हुआई फेंग, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो।
मेरे नाम की सारी संपत्ति 3 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। मैं तुम्हें जरा भी दुख नहीं सहने दूंगी। ही जिकिन की बातों से पिता और माँ दोनों बेहद भावुक हो गए। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि पिता ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने माँ और जुआंग नियानवान को वापस घर के अंदर ले जाकर मुझे और ही जिकिन को अकेले रहने की जगह दे दी। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है। अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। ही जिकिन ने मेरी बात काट दी। उसका स्वर पूरी तरह दृढ़ था और मेरा चेहरा, मैंने थोड़ी झिझक के साथ अपने चेहरे के निशान को छुआ। इलाज के बाद निशान काफी हल्का हो चुका था, लेकिन ध्यान से देखने पर अब भी साफ दिखाई देता था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जीनियन ने कभी कहा था कि जिस सामाजिक दायरे में वो रहती है वहां पति की शक्ल भी पत्नी की प्रतिष्ठा का हिस्सा होती है। ही जिकिन ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां बेहद सावधानी से मेरे उस निशान को छू रही थीं, जैसे वो किसी बेहद नाजुक और कीमती चीज को छू रही हो। तुम चाहे जैसे भी बन जाओ, मुझे कभी तुमसे घृणा नहीं होगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। अगर तुम्हें खुद इस निशान से परेशानी है तो मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगी। वहां के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। वह तुम्हें पहले जैसा जरूर कर देंगे। मैं ही जिकिन को लगातार देखता रहा। मेरी आंखों में अनायास ही नमी भर आई। कितना समय हो गया था। कितने समय से किसी ने मेरे साथ इतनी नरमी से व्यवहार नहीं किया था। किसी ने मेरे निशानों से घृणा नहीं की थी। किसी ने मुझे बोझ या शर्म नहीं समझा था। उधर उसी समय ची परिवार की हवेली के बाथरूम में भाप भरी हुई थी। लू युआंग्क्याओ बाथरूम में नहा रहा था। पानी के लगातार गिरने की आवाज ची नायन के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन जल उठी। उसके सहायक की ओर से एक ईमेल आया था। ची नायन ने जल्दी से ईमेल खोला। ईमेल में मेरे बारे में पूरी जानकारी थी। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जुआंग परिवार की वंशावली तक, बचपन की तस्वीरों से लेकर पढ़ाई लिखाई और जीवन की बाकी सारी जानकारी तक, सब कुछ उसमें मौजूद था। माउस पकड़े ची नियान का हाथ लगातार कांप रहा था। वो पन्ने दर पन्ने देखता गया। आखिरकार वो बेबस होकर सोफे पर गिर पड़ा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। तो मैं सचमुच जुआंग परिवार का वो छोटा बेटा था जो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था। जिस जुआंग परिवार से संबंध बनाने के लिए वो इतनी कोशिश कर रहा था, वही परिवार असल में उसके पति का परिवार था और उसने सत्ता और प्रभाव से जुड़ने के लिए अपने ही पति को दूसरी औरत के बिस्तर पर भेज दिया था। कितना बेतुका, कितना हास्यास्पद। सच्चाई जानने के बाद ची नियान ने अपना हाथ उठाकर अपने ही चेहरे पर जोर से 2 थप्पड़ मारे। उनकी तेज आवाज पूरे खाली कमरे में गूंज उठी। मैंने उसके लिए जुआंग परिवार से रिश्ता तोड़ने की खुशी खुशी हामी भर दी थी। उस सुरक्षित दुनिया से बाहर की दुनिया में उसके साथ आने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और उसने क्या किया? धोखा दिया, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया, बच्चा छीन लिया और यहाँ तक कि मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का साधन बना दिया। दर्द और पछतावा समुद्र की लहरों की तरह उसके भीतर उमड़ पड़ा। ची नियान ने अपनी हथेली फैलाकर अपने चेहरे को जोर से रगड़ा। जब तक उसकी आंखें बुरी तरह लाल और सूज नहीं गईं और त्वचा गर्म नहीं हो गई, तब तक वो अपने चेहरे को रगड़ता रहा। फिर धीरे धीरे उसने हाथ रोक दिया। उसी समय बाथरूम से पानी गिरने की आवाज भी अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद लू युआंग्क्याओ बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आया। ची नियान की हालत देखकर वो पहले तो ठिठक गया, फिर उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? ची नियान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब लू युआंग्क्याओ की नजर चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन पर चली गई। स्क्रीन पर मेरी पहचान की जानकारी साफ दिखाई दे रही थी। जुआंग परिवार का छोटा बेटा, जुआंग समूह का छिपा हुआ उत्तराधिकारी लू युआंग्क्याओ, जो 2 वर्षों से ची नियान के साथ रह रहा था, स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। तभी वो सब कुछ समझ गया। ची नियान की घबराहट, उसका पछतावा और इस समय उसकी बदहवास हालत, सब कुछ इसलिए था क्योंकि उसे मेरी असली पहचान का पता चल चुका था। चिंता मत करो मोमो। लू युआंग्क्याओ झुककर ची नियान को गले लगाने की कोशिश करते हुए जानबूझकर नरम आवाज में बोला, जुआंग हुआइफेंग के बिना भी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ची नायन ने उसे जोर से झटक दिया, इतनी ताकत से कि लू युआंग्क्याओ कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। इस समय लू युआंग्क्याओ का वो चेहरा ची नायन को पहले की तरह बिल्कुल आकर्षित नहीं कर रहा था, बल्कि अब उसे वो चेहरा देखकर घिन महसूस हो रही थी। उसका और लू युआंग्क्याओ का मिलना सोचो तो किसी हास्यास्पद मजाक से कम नहीं था। उस समय ची नायन ने अभी बच्चे को जन्म दिया था और मेरा चेहरा बुरी तरह झुलसकर खराब हो चुका था। मैं बेहद टूट चुका था और निराशा में डूबा हुआ था। न तो मैं आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत करता था,
न घर से बाहर निकलता था, यहाँ तक कि बच्चे को गोद में लेने से भी डरता था, कहीं वो मुझे देखकर डर न जाए। मुझे और बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए चीन यान के शरीर के ठीक होते ही वो लगभग हर दिन बाहर जाकर कारोबार के सिलसिले में भाग दौड़ करने लगी। उसका कहना था कि वो ये सब इस परिवार के लिए कर रही है, हालांकि मैंने उसे एक से ज्यादा बार बताया था कि हमारी मौजूदा जिंदगी पहले से ही बहुत अच्छी है। बाहर के लोग उसे देखते तो सम्मान से उसे ची डायरेक्टर कहकर बुलाते थे। उसकी अपनी कंपनी और आलीशान बंगला था। एक पति के रूप में मैं पहले ही पूरी तरह संतुष्ट था, लेकिन चीन यान संतुष्ट नहीं थी। वह फिर भी हर दिन बाहर व्यस्त रहती, सुबह जल्दी निकलती और देर रात लौटती, यहाँ तक कि कई बार पूरी रात घर नहीं आती। एक दिन मैंने बाहर जाने की तैयारी कर रही चीन यान को रोक लिया। मेरी आवाज भर्रा गई थी और उसमें निराशा साफ झलक रही थी। तुम हर दिन घर से बाहर रहती हो, आखिर इसकी वजह काम है या फिर तुम मेरा सामना नहीं करना चाहती? चीन यान की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसे लगा कि वो किसी जानवर से भी बदतर और शर्मनाक इंसान है। उसके पति ने उसे बचाने के लिए अपना चेहरा तक बर्बाद कर लिया था, फिर भी वो उसी चेहरे से घृणा और उससे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसने पलटकर मेरा चेहरा देखा तो वो फिर भी घबराकर वहां से भाग गई। मेरे चेहरे का वो भयानक निशान मानो बिना कुछ कहे उसके स्वार्थ और कमजोरी की निंदा कर रहा था। उसी दिन एक शराब की महफिल में उसकी मुलाकात लू युआंग्क्याओ से हुई। लू युआंग्क्याओ उसकी सहयोगी कंपनी का एक छोटा सा सहायक था। वो अभी अभी पढ़ाई पूरी करके नौकरी में आया था। उसकी झिझक और मासूमियत साफ दिखाई देती थी। जब वो उसके लिए शराब डाल रहा था तो अनजाने में उसके कानों की लाल पड़ती लवें देखकर चीन आयन को अपने पहले प्यार का एहसास याद आ गया। उसे उस समय का साफ सुथरा, सुंदर और चमकती मुस्कान वाला जुआंग हुआइफेंग याद आ गया। इसलिए उसने उस सहयोगी से जो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला था, सिर्फ लू युआंग्क्याओ को अपने पास रखने के लिए रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि लू युआंग्क्याओ उसे कभी के उस जुआंग हुआइफेंग की जगह लेने वाला इंसान लगा था। इन 2 वर्षों में वह सुबह जल्दी घर से निकलती, देर रात लौटती और कई बार पूरी रात भी बाहर रहती, फिर भी हमेशा यही कहती कि वो मेरे लिए बेहतर जिंदगी बनाने के लिए ऐसा कर रही है। वो लगभग खुद को भी धोखा देने में सफल हो गई थी, लेकिन अब उसे समझ आया कि असल में वो बहुत पहले ही बदल चुकी थी। वो घमंडी और स्वार्थी हो गई थी। वो उस आदमी से प्यार करना भूल चुकी थी जिसने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मूमू। सोफे पर धक्का दिए जाने के बाद लू युआंग्क्याओ ने अविश्वास से चीन यान को देखा। जब से दोनों साथ आए थे, चीन यान उसकी हर इच्छा पूरी करती थी, उसके साथ बेहद कोमल रहती थी, महंगे तोहफे खरीदती थी, उसके लिए काम की व्यवस्था करती थी और जब वो बीमार पड़ता था तब पूरी रात उसकी देखभाल करती थी। लेकिन आज उसने उसे धक्का दे दिया था और वो भी ऐसी घृणा भरी नजर से देख रही थी। बच्चा कहाँ है? चीन यान को अचानक कुछ याद आया। उसने कांपती पलकों के साथ लू युआंग्क्याओ के कंधे कसकर पकड़ लिए। उसकी आवाज घबराई हुई और बदहाल थी। जल्दी से बच्चा मुझे वापस दो। जुआंग हुआइफेंग अब उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो बच्चे को लेकर जाती तो शायद अभी भी कोई उम्मीद थी। वो बच्चे से इतना प्यार करता था, शायद बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाए। लू युआंग्क्याओ ने चीन यान के इरादे को समझ लिया। वो सामने खड़ी औरत को दर्द भरी नजरों से देखने लगा। आखिरकार वह सिर्फ उस जुआंग हुआइफेंग से प्यार करती थी। वो खुद तो बस एक दयनीय विकल्प था। तुम उस बदसूरत जुआंग हुआइफेंग को वापस पाने जाना चाहती हो, है ना? लू युआंग्क्याओ की आवाज तीखी हो गई। क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उस बदसूरत आदमी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, सिवाय इसके कि उसका परिवार मुझसे ज्यादा अमीर है? चुप रहो, तुम चुप रहो। चीन यान गुस्से से चीख उठी, फिर बोली, मुझे बच्चा वापस दो। वो मेरा और हुआइफेंग का बच्चा है, शीन यान। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी, अब तुम फिर जुआंग हुआइफेंग से प्यार करने लगी हो, है ना? लू युआंग्क्याओ भी चीख पड़ा। उसका जवान चेहरा गुस्से और जलन से विकृत हो गया था। वो अभी बहुत छोटा था, 20 साल की उम्र के आसपास। उसने आसानी से चीन यान की उस बात पर विश्वास कर लिया था कि वे पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसलिए वो इस प्यार के अचानक खत्म हो जाने को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था, खासकर तब जब उसने चीन यान के लिए इतना कुछ किया था। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? लू युआंग्क्याओ ने चीन यान के कंधे पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाया। उसका ढीला ढाला कपड़ा इस हरकत में खिसक गया और उसके शरीर का आधा हिस्सा खुल गया। इस जवान शरीर को चीन यान पहले बेहद पसंद करती थी। आज वो उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी, बल्कि उसे देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। चीन यान की भावनाएं भी धीरे धीरे टूटने लगीं और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी इस बात से इनकार नहीं किया था कि वह जुआंग हुआइफेंग से प्यार करती है। बस जुआंग हुआइफेंग जैसे चेहरे में खोकर उसने अपने असली रूप को भुला दिया था और अपनी शुरुआती भावनाओं को भूल गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया। लू युआंग्क्याओ की आंखों के आसपास तुरंत लालिमा छा गई, मानो उनमें से खून निकल आएगा। वह अविश्वास से चीन यान को घूर रहा था। उसकी आवाज में निराशा, दर्द और धोखा दिए जाने का गुस्सा सब कुछ था। तो फिर मैं क्या हूँ मूमू? तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं होना चाहिए था,
है ना, मैं ही हूँ। अचानक उसने मेज पर रखी फल काटने वाली चाकू उठा ली। चांदी जैसी चमकती धार पर रोशनी पड़ते ही एक ठंडी चमक दिखाई दी। मैं समझ गया। लू युआंग्याओ की आंखों में लगभग पागलपन उतर आया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम्हें सिर्फ बदसूरत आदमी पसंद है ना? क्या ऐसा है कि अगर मैं अपना ये चेहरा काट कर जुआंग हुआफेंग जितना बदसूरत बना लूं तो तुम मुझसे भी उसी तरह प्यार करोगी? चाकू की ठंडी धार चमक उठी और उसके चेहरे को और भी भयावह बना रही थी। लू युआंग्याओ को अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाने वाला देखकर चीनियन ने अनायास उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार कभी यही चेहरा उसके आकर्षण की वजह था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि इस समय उसे मुझे ढूंढकर सब कुछ बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जब उसने देखा कि चीनायन उसके इस कदम की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन था, तो लू युआंग्याओ पूरी तरह टूट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और हाथ में पकड़ी चाकू को अपने चेहरे पर जोर से चला दिया। उसकी हरकत बेहद निर्णायक थी। उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। तेज दर्द से लू युआंग्याओ की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। खून तुरंत बह निकला और उसके पीले चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी धार की तरह नीचे बहने लगा। चीनायन बुरी तरह चौंक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लू युआंग्याओ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसे अपने पास रखने के लिए उसने अपने सबसे गर्व की चीज, अपने चेहरे को ही बर्बाद कर दिया था। तेज लाल खून के बीच लू युआंग्याओ का दर्द से भरा चेहरा बार बार चीनियन की आंखों के सामने बड़ा होता चला गया। उस पल चीनियन को अचानक उस समय लगी आग याद आ गई, जब मेरा भ्रमित और दर्द से भरा चेहरा आग की लपटों में घिर गया था। तब मुझे भी कितना दर्द हुआ होगा। फिर भी मैंने उसे कसकर बचाए रखा था और अपने शरीर से उसके सारे घाव अपने ऊपर ले लिए थे। उस समय लू युआंग्याओ के चेहरे पर जो दर्द था वो बिल्कुल वैसा ही था। दोनों ने मेरे लिए खुद को बर्बाद किया था। उसका दिल फिर नरम पड़ गया। युआंग्याओ YUANQIAO. चीनियन जल्दी से उसके पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहले उसने उसके चेहरे के घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों के बीच से लगातार खून रिश्ता देखकर उसने तुरंत उसे उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ, तुम हिम्मत रखो। जाने से पहले उसने जानबूझकर लू युआंग्याओ के शरीर पर एक बड़ा कपड़ा भी डाल दिया। पता नहीं वो इसलिए था कि उसे ठंड न लगे या इसलिए कि कोई इस खून से भरे दृश्य को न देख सके। चाइनियन के घबराए हुए चेहरे को देखकर लू युआंग्याओ को लगा जैसे उसे फिर से सुरक्षा का एहसास हो रहा है। वो अब भी मेरी परवाह करती है, वो अब भी मुझसे प्यार करती है। चाइनियन के सहारे कार में बैठने के बाद खून की कमी और दर्द के कारण वो बेहोश हो गया। अस्पताल में लू युआंग्याओ के चेहरे पर 10 से ज्यादा टांके लगाए गए। भौं की हड्डी से लेकर जबड़े तक एक भयानक घाव उसके चेहरे पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई कन खजूरा चिपका हुआ हो। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था और उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट उठी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चीनियन अस्पताल के बिस्तर से थोड़ी दूर बैठी हुई है, उसका दिल धीरे धीरे शांत हुआ। कम से कम वह अभी भी उसके पास थी। उस समय चीनियन भौहें सिकोड़कर अपने फोन को घूर रही थी। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ थोड़ी राहत भी दिखाई दे रही थी, मानो उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर मिली हो। लू युआंग्याओ ने अपने अनुभव से तय कर लिया कि यह खबर निश्चित रूप से मेरे बारे में थी। आखिर इस समय चीनियन की भावनाओं को प्रभावित करने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही था, मूमू। लू युआंग्याओ ने सूखे और फटे होठों को हिलाया और धीमी भर्राई आवाज में चीनियन का नाम पुकारा। लू युआंग्याओ के जागने का पता चलते ही चीनियन ने कुछ देर के लिए फोन नीचे रख दिया और उसके पास आ गई। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, मेरा चेहरा। लू युआंग्याओ ने हाथ उठाकर अपने चेहरे को छूने की कोशिश की। उसकी हरकत बेहद सावधान थी। जब उसने चाकू उठाई थी तब उसे डर नहीं लगा था। अपने चेहरे को काटते समय भी उसे डर नहीं लगा था। उस समय उसके दिमाग में बस यही था कि अगर वो भी अपना चेहरा बर्बाद कर लेगा तो मूमू उससे भी वैसे ही प्यार करेगी जैसे वो जुआंग हुआफेंग से करती है। लेकिन जब उसकी उंगलियों ने चेहरे पर बंधी मोटी पट्टियों को छुआ तो अचानक उसके अंदर डर पैदा हो गया। एक ऐसा डर जो उसकी हड्डियों तक उतर गया था। वो खुद के बदसूरत हो जाने की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था और इससे भी ज्यादा वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि चीनियन अब उससे प्यार नहीं करती। अगर वो इस चेहरे को भी नहीं बचा पाया तो फिर उसके पास बचा ही क्या था। लू युआंग्याओ ने चेहरा ऊपर उठाया और चीनियन की आंखों में लगातार देखने लगा। वो उसकी आंखों में थोड़ी सी दया और प्यार तलाश रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अंतहीन ठंडापन, बल्कि उसमें थोड़ी सी घृणा भी थी, मानो वो किसी गंदी चीज को देख रही हो। चाइनायन ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आवाज में जरा भी भाव नहीं था। इसमें 2 मिलियन है, इसे तुम्हारे मुआवजे के तौर पर रख लो, इसके बाद मेरे सामने दोबारा मत आना। ये कहकर चीनियन ने बैंक कार्ड को हल्के से अस्पताल के बिस्तर पर फेंक दिया। उसने लू युआंग्याओ की तरफ दोबारा देखा तक नहीं और मुड़कर जाने लगी। उसका रवैया इतना साफ और बेरहम था जैसे वो किसी बेकार चीज को फेंक रही हो। मूमू नहीं,
मत जाओ। होश में आते ही लू युआंग्याओ ने कंबल हटाया और नंगे पैर बिस्तर से नीचे उतर गया। वो दरवाजे की तरफ भागा ताकि चीन यान को पकड़ सके। उसके हाथ में लगी आईवी लाइन जोर से खिंच गई। सुई झटके से उसके हाथ से निकल गई और तुरंत खून बहने लगा। खून ने पट्टी को लाल कर दिया। क्यों? लू युआंग्याओ बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। वो चीन यान की पीठ को देखते हुए भर्राई आवाज में बोला। उसके दिल में सिर्फ निराशा थी। मैंने तुम्हारे लिए अपना चेहरा बर्बाद कर लिया, उस बदसूरत आदमी जैसा बन गया। फिर भी तुम मुझे छोड़ रही हो? जब दोनों रात रात भर साथ रहते थे तब वो सच में विश्वास करता था कि चीनियन हमेशा उससे प्यार करेगी। हालांकि वो जानता था कि किसी इंसान का प्यार जल्दी आ सकता है और जल्दी खत्म भी हो सकता है, जैसे चीनियन का मेरे लिए प्यार खत्म हुआ था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो इस नियम का अपवाद होगा। आखिर वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे थे और एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। पीछे से आई तेज आवाज ने चीनायन के कदम रोक दिए। उसने पलटकर लू युआंग्याओ को देखा। उसके हाथ से निकला खून अब फर्श पर फैल चुका था और उसका एक बड़ा हिस्सा लाल हो गया। दृश्य बेहद डरावना था। चीनायन मुश्किल से उसके पास गई और उसे समझाने लगी। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे वो किसी कारोबारी सौदे की बात कर रही हो। मेरे लोगों को हुआइफेंग के बारे में खबर मिल गई है। मुझे अभी उसे ढूंढने जाना होगा। तुम ये पैसे ले लो और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। इसके बाद हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरा अपना परिवार है। क्यों? लू युआंग्याओ ने लाल आंखों से चीन यान के चेहरे को घूरा और कड़वी हंसी हंस पड़ा। उसकी हंसी बेहद दर्दनाक थी। क्यों? जब तुम्हारा मन हुआ तुमने मुझे अपनी जिंदगी में बुला लिया। अब जब तुम्हारा मन है तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? चीन यान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम ऐसे बचकर नहीं निकल सकती। समय बदलता रहता है। आज तुम मेरे साथ जैसा कर रही हो तुम्हारा भी अच्छा अंत नहीं होगा। भले ही अब उसके सामने सिर्फ एक दलदल बचा था, फिर भी वो चीनियन को अपने साथ उसमें खींचना चाहता था। अगर दर्द होगा तो दोनों को होगा, अगर सब कुछ बर्बाद होगा तो दोनों का होगा। लू युआंग्याओ ने यह कहते हुए चीनियन की ड्रेस का किनारा पकड़ लिया। उसकी हरकत के साथ खून फर्श पर एक लंबी लकीर छोड़ता चला गया। इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। ड्यूटी पर मौजूद नर्स वहां से गुजरी और ये दृश्य देखकर घबराकर कमरे में दौड़ी आई। कई लोगों ने मिलकर लू युआंग्याओ को उठाया और वापस अस्पताल के बिस्तर पर ले जाने लगे। वो घायल जंगली जानवर की तरह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर चीनियन तेजी से वहां से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सहायक से मिली खबर के आधार पर चीनियन ने विदेश जाने वाली सबसे नजदीकी फ्लाइट बुक कर ली। यही एकमात्र सुराग था जो वो इस समय खोज पाया था, क्योंकि उसे पता चला था कि ही जिकिन मुझे लेकर विदेश गई है और मेरे चेहरे के निशान का इलाज करवा रही है। रवाना होने से पहले वो जल्दी से घर वापस गया और उस रिकॉर्डिंग डिस्क को अपने सामान में रख लिया जिसमें उसकी और मेरी यादें भरी थी। मानो उसे साथ ले जाकर वो हमारे पुराने प्यार को भी साथ ले जा रहा हो और इससे मैं अपना मन बदल लूंगा। पूरे रास्ते उसने उस डिस्क को कसकर पकड़े रखा। उसके दिमाग में बार बार ऐसे दृश्य आते रहे जहां मैं अपना मन बदलकर फिर से उसके पास लौट आया था। हम बच्चे को लेकर 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार बनकर साथ रहेंगे। बिल्कुल पहले की तरह मंजिल पर पहुंचते ही चीनियन ने मुझे एक संदेश भेजा। हुआइफेंग, मैं तुम्हें घर वापस लेने आया हूँ। चीनियन की उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। मेरे साथ उसकी चैट खोलने पर वहां सिर्फ उसके द्वारा भेजे गए एक तरफा संदेश ही दिखाई दे रहे थे। भी संदेश का मुझे कोई जवाब नहीं था। ये संदेश भी वैसा ही रहा। पहले हमेशा मैं ही उसे संदेश भेजता था, उसे कम शराब पीने और जल्दी घर आने की याद दिलाता था। कभी कभी यह भी लिखता था कि मुझे उसकी याद आती है, लेकिन वो हमेशा बहुत बेरुखी से जवाब देता था या फिर संदेश देखकर भी जवाब नहीं देता था। चीनियन को अचानक लू युआंग्याओ की कही बात याद आ गई। समय बदलता रहता है, लगता है अब उसका कर्मफल उसके पास लौट आया था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब मेरा कोई जवाब नहीं आया तो चीनियन ने मुझे फिर फोन किया। फिर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने उम्मीद के मुताबिक आह भरी और फिर अपने सहायक को फोन किया। मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र का इंतजाम करो। उसकी जानकारी के अनुसार आज रात स्थानीय स्तर पर चीनी लोगों द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा कारोबारी समारोह था। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो ही जिकिन वहां जरूर आएगी। अगर वो जुआंग हुआइफेंग से नहीं मिल पाई तो कम से कम ही जिकिन से मिलना भी ठीक था। कम से कम उससे मेरी खबर तो मिल सकती थी। दूसरी तरफ मैंने अपना फोन ही जिकिन के सामने कर दिया और उसे स्क्रीन पर आया संदेश दिखाया। जिकिन ने सिर्फ एक नजर डाली और चुपचाप डिलीट का बटन दबा दिया। उसने न तो जवाब दिया और न ही उस संदेश को दोबारा देखा। उसने थोड़ी नाराजगी से मेरी तरफ देखा। यहाँ तक कि स्टेक काटने की उसकी हरकत में भी कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई। चाकू और कांटे के प्लेट से टकराने की साफ आवाज कमरे में गूंजने लगी। उसका यह रूप देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। मुझे पहली बार पता चला कि जब ही जिकिन को जलन होती है तो वो कितना प्यारा लगता है। मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि ही जिकिन इतनी आसानी से जलने लगती है, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे बच्चे की तरह जो अपने खाने की चीज किसी और को नहीं देना चाहता। तो चीनियन का क्या? मैंने थोड़ा रेड वाइन पीकर पूछा। वह सच में हमें नहीं ढूंढ पाएगा? मैं अब चीनियन से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैं उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं चाहता था। हर बार उसे देखने पर मुझे अपने अतीत की वे सारी बुरी यादें याद आ जाती थीं। जिकिन के होठों पर
पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। जहां तक उसकी और चीन आयन की आमने सामने मुलाकातों की बात थी, वे बहुत कम थी। मेरी शादी के बाद उसने चीन आयन की जानकारी जरूर निकलवाई थी। उसे मानना पड़ा था कि कारोबार की दुनिया में चीन यान के पास कुछ काबिलियत और साहस था, लेकिन जब भी ऐसी कोई जगह होती जहां दोनों के आमने सामने आने की संभावना होती, वह मन ही मन चीन यान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। इसलिए खुद को कोई बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए वह जानबूझकर चीन यान से दूर रहता था। मैंने उलझन में ही जिकिन को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या योजना बना रही है। टही जिकिन बेबस होकर आगे समझाने लगी। सिर्फ हल्के फुल्के तरीके से उसे अंदर ही अंदर पछताने देने से क्या होगा? अगर वो अपनी आंखों से ये नहीं देखेगी कि तुम अब कैसे हो, तुम कितने अच्छे से रह रहे हो, तो वो पूरी तरह दर्द और निराशा को कैसे महसूस करेगी? मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि उसने आखिर खोया क्या है। एक ऐसा आदमी जिसने कभी उसे अपनी हथेली पर रखा था और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। ये कहते ही मैंने अनायास अपना चेहरा छू लिया। मुझे नहीं पता हिजिकिन ने मेरे लिए किस डॉक्टर को ढूंढा था, लेकिन कई उपचारों के बाद मेरे चेहरे के निशान काफी हल्के हो चुके थे। अगर ध्यान से न देखा जाए तो लगभग दिखाई ही नहीं देते थे। यकीन के कंसीलर का इस्तेमाल करने के बाद तो वे पूरी तरह छिप गए थे, मानो वे निशान कभी थे ही नहीं। लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है, वो हमें ढूंढेगा कैसे? मैंने पूछा। मेरे मन में पहले ही एक जवाब उभरने लगा था। ही जिकिन ने भौं उठाकर मेरी तरफ देखा। अचानक मेरे होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। अच्छे शिकारी अक्सर शिकार का रूप लेकर सामने आते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ही जिकिन लगभग उसी पल मेरे इरादे को समझ गई। उसने फोन निकाला और एक कॉल मिलाई। उसकी आवाज सीधी और स्पष्ट थी। आज रात की पार्टी में जाने का मेरा मन अचानक बन गया है। निमंत्रण पत्र लेकर आओ। कॉल खत्म करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर खाना जारी रखा। बिल्कुल दो ऐसे शिकारी जिन्हें एक दूसरे की योजना पूरी तरह समझ आ गई हो। अब जाल तैयार था, बस शिकार के उसमें आने का इंतजार था। अब चीनियन मेरी असली पहचान जान चुकी थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे मुझे ढूंढती नहीं रहेगी। कि मैं चीनियन को जितना जानता हूँ उसके हिसाब से वो निश्चित रूप से उस समारोह में जाकर किस्मत आजमाएगी। वहीं वो मुझे मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। जब ऐसा है तो हम खुद उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मैं सच में जानना चाहता था कि अगली मुलाकात में चीन आयन का रवैया कैसा होगा। क्या वो पछताएगी, क्या वो रोएगी, या फिर वही अपना झूठा दिखावा जारी रखेगी? समारोह में मैंने काले रंग की एक टोपी पहन रखी थी। टोपी की चौड़ी किनारी मेरे चेहरे के उस आधे हिस्से को अच्छी तरह ढक रही थी जिस पर कभी निशान था। ही जिकिन ने कहा था कि इससे रहस्य और बढ़ेगा और चीन यान की बेचैनी भी बढ़ेगी। ही जिकिन को जानने वाले बहुत से लोग बातचीत करने के लिए हमारे पास आने लगे। जब उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती तो वे बिना किसी अपवाद के मुस्कुराकर तारीफ करते। मिस ही का पुरुष साथी बहुत हैंडसम है, उसकी शख्सियत भी शानदार है, ये मेरे मंगेतर हैं। ही जिकिन हर बार बड़े धैर्य से उन्हें सुधारती। उसकी आवाज में गर्व साफ झलकता था। शुरुआत में मैं उसके हाथ पर हल्के से थपथपाकर उसे थोड़ा संयम रखने का इशारा करता था, लेकिन जब वो बोलते बोलते और भी खुश होकर मुस्कुराने लगी और उसकी आंखों में चमक आ गई तो मैं उसे रोकने के बजाय उसके साथ चलता रहा। उसे इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी। तभी फिर से ग्लास टकराने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही एक जानबूझकर ऊंची की गई महिला आवाज सुनाई दी। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। ही जिकिन ने आवाज की दिशा में देखा। सामने चीनियन हाथ में शराब का गिलास लिए खड़ी थी। उसने ऊपर से मुस्कुराते हुए गिलास उठाकर अभिवादन किया, लेकिन उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुझे याद नहीं कि मेरी कभी चीफ प्रेसिडेंट से कोई मुलाकात हुई है। फिर ये बहुत समय बाद वाली बात कहाँ से आ गई? चीनियन को सबके सामने इस तरह जवाब मिलने से थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। इस समय उसका पूरा ध्यान ही जिकिन के पीछे खड़ी उस शख्सियत पर था। मेरी असली पहचान पता चलने के बाद वो स्वाभाविक रूप से मेरे और सामने खड़ी इस महिला के रिश्ते के बारे में भी जान चुकी थी। अपने बचपन के दोस्त से लगभग शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने बीच रास्ते ही उसे छोड़ दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पति को उसने बड़ी चालाकी से ही जिकिन के पास भेज दिया था, वो सोच रही थी कि शादी का त्याग करके उसे फायदा मिलेगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो अपने ही हाथों अपने पति को उसकी पुरानी प्रेमिका की बाहों में भेज रही है। इससे ज्यादा व्यंग्यपूर्ण और क्या हो सकता था? हुआई फेंग, क्या तुम मेरे साथ एक जाम नहीं पियोगे? चीन आयन कुछ पल के लिए रुकी और जानबूझकर जॉर्जिया के युवा मास्टर की पहचान पर जोर दिया। ये कहते समय वो अपनी आवाज में छिपे कंपन को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी ही जिकिन और मैं उसे साफ सुन पाए। उस आवाज में हैरानी थी, पछतावा था और थोड़ी सी अनिच्छा भी। जब मुझे समझ आ गया कि उसने मुझे पहचान लिया है तो मैंने भी अपना चेहरा छिपाना बंद कर दिया। पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से मैंने एक वाइन ग्लास उठा लिया और मुस्कुराते हुए ही जिकिन के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर हल्का सा झुककर चीन यान के ग्लास से अपना ग्लास टकराया। टिंग!
एक साफ और मधुर आवाज गूंजी, मानो उस आवाज ने चीन यान के मन में बची आखिरी मानसिक सुरक्षा भी चकनाचूर कर दी हो। वो सचमुच ही जिकीन के साथ था और दोनों कितने स्वाभाविक और कितने तालमेल में थे। रास्ते भर उसने न जाने कितनी बार अलग अलग दृश्यों की कल्पना की थी। शायद मैं रोते हुए उससे माफी मांगूंगा और उसे रोकने की कोशिश करूंगा। शायद वो गुस्से में अपना आपा खोकर मुझे वापस छीनने की कोशिश करेगी। लेकिन इस समय जब वो वास्तव में मेरे सामने खड़ी थी तो वो कल्पना से कहीं ज्यादा शांत थी। शायद वो बस एक बार मुझे देखना चाहती थी। आखिरकार प्यार में पड़ने के बाद से हम कभी 3 दिनों से ज्यादा अलग नहीं रहे थे, लेकिन इस बार पूरे 1 हफ्ते से हमारे बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था। दोनों के ग्लास टकराने के बाद ही जिकीन ने बिना किसी निशान के आधा कदम आगे बढ़कर मुझे अपने पीछे कर लिया। फिर उसने जानबूझकर पूछा, आप हमेशा की तरह सहयोग की बात करने आई हैं? चीनियान ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं अपने पति को घर ले जाने आई हूँ। उसकी नजरें मेरे ऊपर टिकी थी। पति शब्द में एक चुभने वाला दावा छिपा था, जैसे वो ही जिकीन को याद दिला रही हो कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। ये संबोधन सुनते ही जिकीन का चेहरा उतर गया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने उसकी भावनाओं में बदलाव महसूस किया और उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी बांह पकड़ ली। फिर खुद एक कदम आगे बढ़कर चीन यान की आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में कहा, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो समय निकालकर तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। बच्चे की कस्टडी पूरी तरह मेरी होगी। मैं देश वापस लौटने के बाद चाहूंगा कि तुम बच्चे को तुरंत मेरे पास भेज दो। तलाक? चीन आयन अब अपने चेहरे की बनावटी शांति बनाए नहीं रख सकी। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से ऊंची हो गई। वो हैरानी से मुझे देखने लगी। वाईफेंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने शराब पी रखी है? आसपास मौजूद मेहमान उत्सुकता से हमारी ओर देखने लगे। चीन यान ने लोगों की नजरें महसूस की और धीमी आवाज में मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे बच्चे भी हैं, ठीक इसी वजह से कि मैं पूरी तरह होश में हूँ और तुम्हारे किए हुए किसी भी काम को नहीं भूला हूँ। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में उन गुमनाम तस्वीरों के दृश्य चमक उठे। चीन यान और लू यांग्याओ के साथ होने के दृश्य याद आते ही मेरे पेट में फिर से घिन की लहर उठी। जब मैंने चीन यान की ओर देखा तो मेरी आंखों में बिना किसी छिपाव के घृणा थी। तुम मुझे घिन महसूस कराती हो, मैं सहमत नहीं हूँ, चीन यान ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज तीखी थी। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है हुआई फेंग, मुझे एक और मौका दे दो। मैं उससे बहस करने की इच्छा भी नहीं रखता था। तभी ही जिकीन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और चीन यान से शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब और मत उलझो, कुछ समय बाद तुम खुद तलाक के लिए तैयार हो जाओगी। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर क्लब से बाहर जाने लगी। हम आज यहाँ सिर्फ चीन यान से मिलने आए थे। हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दोनों अभी मुख्य द्वार से बाहर निकले ही थे कि पीछे से चीन यान की आवाज आई, रुको, अपनी बात पूरी करके जाओ। ही जिकीन रुक गई, हांफती हुई हमारे पीछे पहुंची। चीन यान को देखकर उसके मन में एक अजीब सी खुशी उठी। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और अपनी तर्जनी से पीछे की ओर इशारा किया। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में मजबूती से गुंथी हुई थीं। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? चीन यान की नजरें हमारे जुड़े हुए हाथों पर जम गईं। उसके भीतर की जलन और गुस्सा लगभग उसे निगलने लगा था। गुस्से के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। ही जिकीन, क्या तुम तीसरी औरत बनने में भी इतनी बेशर्म हो? मैं हल्का सा हंसा और पहले ही जवाब दे दिया, अफेयर की परिभाषा क्या होती है ये तो प्रेसिडेंट ची से बेहतर कौन जान सकता है। आखिर तुम लू यांग्याओ के साथ बिस्तर पर जा चुकी हो और फिर भी कहती रही कि तुम बस एक पल के लिए बहक गई थी। फिर मैंने एक पल रुककर ही जिकीन की ओर देखा। मेरी आंखों में कोमलता थी, लेकिन हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल साफ है। इतना कहकर मैंने पीछे खड़ी चीन यान की ओर दोबारा नहीं देखा। मैं ही जिकीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां से चला गया। मेरे कदम दृढ़ थे। पीछे चीन यान अकेली खड़ी रह गई। रात के अंधेरे में उसकी परछाई लंबी और बेहद असहाय लग रही थी, जैसे किसी ने एक मूर्ति को छोड़ दिया हो। कार में वापस बैठने के बाद ही मेरी भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी। मैंने वो चौड़ी टोपी उतारी और अपनी थकी हुई दुख से भरी आंखें सामने कर दी। ही जिकीन के सामने भी मैं अपने दिल का दर्द पूरी तरह छिपा नहीं सका। उस टकराव ने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी थी। मैं सीट से टिकते हुए धीमी आवाज में बोला, अगर वह तलाक के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? फिर मैंने पूछा, तुमने पहले जिस तरीके की बात की थी वो आखिर है क्या? मैं कभी किसी से चिपक कर लड़ने वाला इंसान नहीं था। उस समय जब मैं चीन आयन से शादी करना चाहता था, तब घर में भूख हड़ताल करना और आत्महत्या की धमकी देना मेरे जीवन की सबसे हद से बाहर की हरकतों में से एक थी। अब मैं पिता बन चुका था। मैं पहले जैसा जवान और मनमौजी नहीं रहा था और मैं अपनी इज्जत छोड़कर किसी के साथ लगातार उलझना भी नहीं चाहता था। वो बहुत बदसूरत लगता। मैंने सवाल पूछा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मुड़कर ही जिकीन को देखा। वो मुझे एक अजीब नजर से देख रही थी। उस नजर में उत्साह भी था और ऐसा भाव भी जैसे वो कुछ दिलचस्प योजना बना रही हो। मैं असहज होकर बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ही जिकीन ने होंठ भींचे और अचानक मेरे करीब आकर मेरे कान के पास धीमी आवाज में
कहा, अगर तुम सच में चीन यान की तरह किसी और के साथ अफेयर करना चाहते हो तो मैं भी सहमत हूँ। उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। मैं कुछ सेकंड तक स्तब्ध रहा, फिर समझ आया कि उसने क्या कहा है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और मैंने जल्दी से अपना सिर कार की खिड़की की ओर घुमा लिया। मेरे कान तक गर्म हो गए। मैंने अभी चीन यान को भ्रमित करने के लिए ऐसा कहा था। तुमने सच में उसे गंभीरता से ले लिया? ही जिकिन ने देखा कि मैं कितना शर्मिंदा हो गया हूँ तो उसने मुझे और नहीं छेड़ा। इसके बजाय उसने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे चेहरे का एक और इलाज बाकी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जहां तक तलाक की बात है उसकी चिंता मत करो। मैं उसे अपनी मर्जी से दस्तखत करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, बल्कि वो खुद खुशी खुशी दस्तखत करेगी। मेरे पास तरीके हैं। मुझे ही जिकिन की क्षमता पर भरोसा था। मैं यह भी जानता था कि वो कभी ऐसी बात नहीं कहती थी जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा न हो, इसलिए मैंने हल्के से सिर हिला दिया। इसके बाद के कुछ दिनों में पता नहीं चीन यान ने मेरा पता कहां से हासिल कर लिया था। वो हमेशा कुछ दूरी बनाए रखते हुए मेरा पीछा करती रहती थी, लेकिन ही जिकिन द्वारा लगाए गए बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा के कारण उसे मुझसे बात करने का लगभग कोई मौका नहीं मिलता था। आखिरकार जब मेरा आखिरी इलाज भी पूरा हो गया और मैं अस्पताल से बाहर निकला, तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। ही जिकिन व्यापार से जुड़े काम के कारण कार में दूर से मीटिंग कर रही थी। तभी चीनियन को आखिरकार थोड़ी देर के लिए मेरे पास आने का मौका मिला। आज मैंने टोपी नहीं पहनी थी। मेरा पूरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चीनियन ने साफ देखा कि मेरे चेहरे की त्वचा अब चिकनी और मुलायम हो चुकी थी। जिस निशान से वह कभी बेहद नफरत करती थी वह लगभग पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं फिर से वैसा ही दिखने लगा था जैसा पहली बार मिलने पर उसे अच्छा लगा था। वह मुझे लगातार देखती रही। उसके विचार अनायास कई साल पीछे लौट गए। हुआई फेंग, वह बारिश में दौड़कर मेरे पास आई और सहज ही अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, जैसे वह बारिश से मुझे बचाना चाहती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रेम के दिनों में किया करती थी। लेकिन अब जब वह उन दिनों के बारे में सोचती थी तो उसे समझ आता था कि उसने वास्तव में कभी मेरे लिए बारिश की एक बूंद तक नहीं रोकी थी। बिल्कुल हमारी शादी की तरह, जो बहुत पहले ही नमी और ठंड से पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए आधा कदम पीछे हटाया और ठंडी नजरों से उसे देखा। मेरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। तुम अभी तक देश वापस नहीं गई? मेरी जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में ही जिकिन ने ची परिवार के कई कारोबार अपने कब्जे में ले लिए थे। ची ग्रुप के बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके थे। कई साझेदारियां टूट चुकी थीं और कंपनी की नकदी की स्थिति भी बेहद खराब हो गई थी। अगर चीनियन जल्द वापस जाकर कंपनी की कमान नहीं संभालती तो शायद कंपनी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। चाई नायन की आंखों में गहरी भावनाएं थीं। अगर ये 2 साल पहले की बात होती तो शायद मैं उसकी बात से भावुक होकर उसकी सारी गलतियां माफ कर देता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। इस दौरान बच्चे को मुझसे छीन लिए जाने का दृश्य हर रात मेरे सपनों में दोहराता था। मेरी बेबस चीखें, चाई नायन का ठंडा चेहरा और लू युआंग्याओ की घमंडी हंसी, हर दृश्य मेरे दिल में गहराई से दर्ज हो चुका था। बच्चे की बात आते ही चीनियन अचानक चुप हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और कसम खाने की कोशिश की, मैं बच्चे को जरूर ढूंढकर वापस ले आऊंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में अचानक जोरदार बिजली गरजी। चीनियन बुरी तरह चौंक गई। मेरे होंठों पर आई कड़वी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तभी एक गर्म हाथ धीरे से मेरे कंधे पर आकर टिक गया। चलो। हिजिकिन की आवाज बेहद कोमल थी। उसने चीनियन की ओर देखा तक नहीं, हम चीनियन के पास से गुजर रहे थे। तभी उसने जानबूझकर उस रात की हमारी यात्रा का जिक्र किया। आज रात की फ्लाइट आधे घंटे लेट है, तुम थोड़ा और आराम कर सकते हो, फिर निकलेंगे। दोनों के चले जाने के बाद ची नायन को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने लिए एक टिकट बुक कर लिया। ची नायन की स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसे लगा था कि अगर वो समय पर वापस लौट आएगी तो इस संकट से निकल जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी लगभग खोखली हो चुकी थी। मुख्य टीम को दूसरी कंपनियां ले गई थीं। महत्वपूर्ण ग्राहकों ने एक के बाद एक अनुबंध रद्द कर दिए थे। कंपनी की नकदी व्यवस्था अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर लौटने के बाद ची नायन ने पूरे 1 दिन और 1 रात तक आंख नहीं झपकाई। वो लगभग अपने बाल नोचने की हालत में पहुंच गई थी, लेकिन कम समय में समस्या का समाधान करने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। जो साझेदार कभी उसकी मदद कर सकते थे वे सभी जैसे पहले से किसी के निर्देश पर उसके फोन से बचने लगे थे। या तो फोन नहीं उठाते या 2 औपचारिक बातें करके फोन काट देते। शी नायन ने अपनी सारी उपलब्ध संपत्ति निकाल ली, लेकिन मौजूदा कंपनी के लिए वो रकम समुद्र में एक बूंद जैसी थी। यहाँ तक कि कर्मचारियों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। जब वो पूरी तरह निराश होकर लगभग हार मानने वाली थी, तभी ही जिकिन का फोन आ गया। प्रेसिडेंट ची। फोन के दूसरी ओर की आवाज शांत और दूर थी, जिसमें हल्का सा व्यंग्य भी छिपा था। मेरा ख्याल है कि इस समय आपको मदद की बहुत जरूरत है। ची नायन ही जिकिन का इरादा समझ सकती थी। वो चाहती थी कि ची नायन पूरी तरह पीछे हट जाए और मुझे छोड़ दे, लेकिन कंपनी के अस्तित्व का सवाल था। उसकी वर्षों की मेहनत अब बर्बाद होने वाली थी, इसलिए वो इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी। दोनों ने मिलने की जगह तय की। ची नायन उठकर बाहर चली गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे वो रुई पर चल रही हो। आधे घंटे बाद एक खूबसूरत चाय घर में दोनों आमने सामने बैठी।
थी। ही जिकिन का मूड बेहद अच्छा लग रहा था। उसकी आंखों और भौहों के आसपास हल्की मुस्कान थी। वह एक विजेता की सहजता थी। बैठते ही चीनायन ने अनायास चारों ओर देखा। उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ आ जाऊंगा। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं है। ही जिकिन ने बिना किसी दया के उसकी उम्मीद तोड़ दी। उसने चाय की एक चुस्की ली। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर चीनयान ने असहज होकर अपनी नजरें वापस खींच ली। उसने ही जिकिन को देखा। उसकी नजरों में अब पहले जैसी जानबूझकर की गई खुशामद नहीं थी। इसके बजाय उसमें थोड़ी नाराजगी और ठंडापन था। पहले कभी नहीं सुना था कि ही परिवार की बेटी को किसी का प्यार छीनने का इतना शौक है। तुम यह सब आखिर किस लिए कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी हुआई फेंग को तुमसे छीन लिया था? किसी का प्यार छीनना? ये शब्द सुनकर ही जिकिन अचानक हंस पड़ी। उसकी मुस्क व्यंग्य भरा था। वो और चौखाइफोन बचपन से एक दूसरे को जानते थे और साथ बड़े हुए थे। अगर दोनों में किसी ने किसी का प्यार छीना था तो वो निश्चित रूप से वो नहीं थी। वास्तव में वो पहले से उसके जीवन में थी। लेकिन ही जिकिन ने ये बातें नहीं कही। उसने बस चाय का कप नीचे रखा, फिर अपने बैग से 2 दस्तावेज निकाले और उन्हें खोलकर चीनायन के सामने रख दिया। ये वाला। उसने एक दस्तावेज पर अपनी उंगली से 2 बार हल्के से थपथपाया। आवाज साफ सुनाई दी। ये निवेश समझौता है। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं गारंटी देती हूँ कि ची ग्रुप इस संकट से निकल जाएगा, बल्कि पहले से भी बेहतर स्थिति में आ जाएगा। चीनायन ने समझौते को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन तुरंत बुझ गई। वह जानती थी कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। टी जिकिन ने दूसरा दस्तावेज ऊपर रख दिया। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। चीनायन ने दस्तावेज खोला। अंदर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, तलाक समझौता। सबसे नीचे मेरा हस्ताक्षर पहले से मौजूद था, साफ सुथरी और सुंदर लिखावट देखते ही चीनयान की सोच अचानक विश्वविद्यालय के दिनों में लौट गई। वो दिन जब उसे पहली बार मेरी प्रेम पत्र मिला था, जैसे कल की ही बात हो। धूप अच्छी थी। मैंने लाल होते चेहरे के साथ वो पत्र उसके हाथ में दिया और तुरंत पलटकर भाग गया था। वो प्रेम पत्र आज तक उसकी दराज की सबसे नीचे वाली जगह पर सुरक्षित था। उस पर लिखी लिखावट और इस दस्तावेज पर मौजूद लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। मैं आमतौर पर बहुत कम लिखता था। उसने मेरी लिखावट शायद गिनी चुनी बार ही देखी थी। उसे लगा था कि अगली बार मेरी लिखावट किसी नए प्रेम पत्र में दिखाई देगी या शायद बच्चे के लिए लिखी गई किसी डायरी में। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद मेरी लिखावट उसे तलाक के दस्तावेज पर दिखाई देगी। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। चाइन ने अचानक दस्तावेज बंद कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जिद थी। मैंने कहा था कि मैं तलाक नहीं लूंगी। कंपनी की समस्या मैं खुद हल करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उस मजबूती के पीछे छिपी कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। यकीन आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसने दोनों हाथ बांधे और उसकी पीठ की ओर देखते हुए हल्के स्वर में कहा, सच में? उसी समय चीनयान की जेब में रखा फोन अचानक तेज आवाज में बज उठा। उसने फोन उठाया और कुछ बातें सुनने के बाद उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया। फोन पकड़े उसकी उंगलियां इतनी जोर से दब गईं कि सफेद पड़ गईं। बैंक खाता फ्रीज हो गया है। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसमें अविश्वास और डर साफ था। फोन काटने के बाद वो कठोरता से पलटी। उसकी आंखों में ही जिकिन के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों थे। अब तो लगता है तुम्हारे पास आखिरी दांव भी नहीं बचा है ना? ही जिकिन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो आराम से अपने लिए चाय भरने लगी। चीनयान गुस्से में वापस मेज तक आई। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे और शरीर आगे झुका दिया। उसकी आंखों में शिकायत और नफरत थी। ये सब तुमने किया है? ही जिकिन ने कंधे उचका दिए। उसने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का भाव सब कुछ बता रहा था। मैंने सोचा था ही परिवार की बेटी इस तरह के घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करेगी। चीनायन ने दांत भींच लिए। उसके हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे दांतों के बीच से निकल रहा हो। जिकिन आखिरकार सीधी होकर बैठी। उसने बैग से एक महंगी फाउंटेन पेन निकाली, आराम से उसका ढक्कन खोला और उसे चीनयान की ओर सरका दिया। फिर हाथ से हस्ताक्षर करने का इशारा करते हुए मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। प्रेसिडेंट जी, क्या तुम भूल गई कि मुझे किसी और के पति में भी दिलचस्पी है? ये बात जैसे चीनयान के चेहरे पर जोरदार तमाचा थी। वो कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो इसका खंडन नहीं कर सकी। कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने रखे दोनों दस्तावेजों को खाली नजरों से देखती रही। वो मुझसे प्यार करती थी, या यूं कहें कि वह चौंजा के युवा मास्टर की पहचान से मिलने वाले हर लाभ से प्यार करती थी। लेकिन वो अपनी वर्षों की मेहनत से बनाई गई कंपनी को अपनी आंखों के सामने पूरी तरह बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती थी। वह कंपनी जिसे उसने शून्य से खड़ा किया था और जिसमें उसने अपनी अनगिनत मेहनत लगाई थी। जिकिन ने भी उसे जल्दी नहीं की। वो बस आराम से चाय पीती रही, जैसे किसी दिलचस्प नाटक का आनंद ले रही हो। धीरे धीरे चाय का कप खाली हो गया। चीनियन की आंखें भी लाल होने लगी। जिकिन ने उसकी हल्की कांपती उंगलियों को देखा, जो आखिरकार धीरे धीरे पेन की ओर बढ़ रही थी। उसे जवाब समझ आ गया, मैं हस्ताक्षर करूंगी। चीनियन ने धीरे से ये 2 शब्द कहे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी थकी हुई इंसान की आखिरी सांस हो। फिर उसने जल्दी से
से पेन उठाया। लगभग आंखें बंद करके उसने तलाक के समझौते पर अपना नाम लिख दिया। हस्ताक्षर अस्त व्यस्त थे, हर रेखा में उसकी अनिच्छा और मजबूरी साफ झलक रही थी। हिजिकिन ने दस्तावेज को ध्यान से जांचा। सब कुछ सही देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो पूरी जीत की मुस्कान थी। सहयोग के लिए धन्यवाद। उसने दस्तावेज समेट लिए और फिर से व्यावसायिक अंदाज में विनम्र हो गई। रकम 3 दिनों के भीतर आपकी कंपनी के खाते में पहुंच जाएगी। उम्मीद है ची ग्रुप इस मुश्किल से सुरक्षित निकल जाएगा। इतनी औपचारिक बात कहने के बाद हिजिकिन ने ची नियन की ओर देखा। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली गई हो। हिजिकिन अचानक हल्का सा हंसी। वो उठी और ची नियन के पास से गुजरते समय थोड़ा झुकी। सिर्फ दोनों के सुनने लायक आवाज में उसने एक एक शब्द करके कहा, ची नियन, तुम्हारा प्यार भी आखिर इतना ही था। तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर। मिलते ही हिजिकिन का पहला काम था मुझे लेकर बेहद महंगी शादी की अंगूठी खरीदना। वो बिना रुके जॉन परिवार की ओर रवाना हो गई, मानो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। सब कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से आगे बढ़ा। हम दोनों की शादी की तारीख जल्दबाजी में तय हो गई। अगले महीने मैं शादी को कुछ समय के लिए टालना चाहता था, कम से कम बच्चे को वापस पाने और अपने मन को पूरी तरह शांत करने तक। लेकिन हिजिकिन ने बेहद तेजी से काम किया। उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सबके सामने मेरे साथ अपनी शादी की घोषणा कर दी। चारों ओर चमकती फ्लैश लाइट्स इतनी तेज थीं कि आंखें खोलना मुश्किल था। उसने प्यार से अपना हाथ उठाकर मेरी आंखों के सामने थोड़ी छाया कर दी। उसकी आंखों में सुरक्षा का भाव था। इस दृश्य की मीडिया ने अनगिनत तस्वीरें खींची। लगातार 3 दिनों तक ये तस्वीरें वित्तीय और मनोरंजन दोनों खबरों की सुर्खियों में छाई रहीं। जय परिवार और ही परिवार का गठबंधन, 2 बड़े परिवारों की भव्य शादी, बचपन के दोस्त, आखिर बने जीवन साथी, पुराना प्यार फिर से जुड़ा। एक से बढ़कर एक सनसनीखेज सुर्खियां थीं। मैं उसके बगल में खड़ा था। मैंने वही कस्टम सूट पहना था जिसे उसने खुद चुना था। मेरे चेहरे पर शालीन लेकिन थोड़ी कठोर मुस्कान थी। फ्लैश लाइट से मुझे थोड़ी असहजता हो रही थी, लेकिन हिजिकिन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी गर्माहट और ताकत मुझे महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि वो इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने मेरी वापसी की घोषणा कर रही थी और साथ ही ची नायन और मेरे बीच बची आखिरी संभावना को भी पूरी तरह खत्म कर रही थी। उधर ची नायन को भी तय की गई रकम मिल गई। उसकी कंपनी फिलहाल बच गई थी और वो इस संकट से किसी तरह बाहर निकल आई थी। लेकिन उसका प्रेमी अब उसके पास लौटने वाला नहीं था। ची नायन ने हर दिन घर में शराब पीकर अपना दुख भुलाना शुरू कर दिया। विशाल हवेली खाली और ठंडी लगती थी। वह अक्सर अपनी और चौंख्वाईफोंग की बची हुई कुछ तस्वीरों को देखकर चुपचाप आंसू पोंछता रहता था। पछतावा जहरीले सांप की तरह उसके दिल को लगातार काट रहा। तभी एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने बेहद जोर से दस्तक दी। दरवाजे के बाहर खड़ा था लू YUANQIAO। कमरे में दाखिल होने के बाद लू युआंग्क्याओ ने धीरे धीरे मास्क और टोपी उतारी। उसके बाएं चेहरे पर आर पार फैला हुआ एक भयावह निशान दिखाई दिया। टांकों के निशान कनखजूर की तरह उसके पहले से ही साफ सुथरे चेहरे पर पड़े हुए थे। कहो, क्या तुम दोनों का तलाक हो गया? वो ची नायन को घूरती रही। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत से मिली जुली जटिल भावनाएं थीं। अब क्या हम शादी कर सकते हैं? इन दिनों उसने ची नायन को एक बार भी नहीं देखा था। उसने अकेले ही ठंडे अस्पताल के कमरे में लंबे दिन गुजारे थे। चेहरे का दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। एक ओर वो मन ही मन ची नियान के प्रति पागलों जैसी नफरत करती थी, तो दूसरी ओर उसे बेकाबू होकर याद भी करती थी। यह विरोधाभास लगभग उसे पागल कर चुका था। शी नियान ने आलस से आंखें उठाईं और लू युआंग्क्याओ की ओर देखा। उसकी नजर एक पल के लिए उसके चेहरे के निशान पर ठहरी और उसमें एक ऐसी घृणा चमकी जिसे आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता था। फिर उसने नजरें हटा ली। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपने लिए फिर से एक गिलास शराब डाली और एक ही घूंट में पी गई। उसके हाव भाव पूरी तरह सुन्न थे। जरा खुद को देखो, अब तुम किस हालत में हो गई हो? लू युआंग्क्याओ आगे बढ़ी। ची नियन के हाथ से शराब का गिलास छीनकर जमीन पर जोर से पटक दिया। तुम अब एक माँ हो चुकी हो, फिर भी खुद को किसी दिल टूटे बच्चे की तरह इतना बदहाल क्यों बना लिया है? गिलास टूटने की तेज आवाज गूंजी और लाल शराब चारों तरफ बिखर गई। इस आवाज ने आखिरकार ची नियन को कुछ हद तक होश में ला दिया। उसने लू युआंग्क्याओ को गौर से देखा और उसकी कई बातों पर सोचने लगी। अचानक जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो, उसकी धुंधली आंखें धीरे धीरे साफ होने लगीं। उनमें उत्साह तक दिखाई देने लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो बुदबुदाई और सोफे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैं एक माँ हूँ। हुआई फेंग मेरे बच्चे का पिता है। वो मुझसे प्यार न करे, लेकिन अपने बच्चे से प्यार न करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे से प्यार न करे। ची नियान लगभग पागलों की तरह इन शब्दों को दोहराती रही, जैसे उसे आखिरी सहारा मिल गया हो। कुछ पल बाद उसने अचानक लू युआंग्क्याओ की ओर देखा और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज भर्रा गई थी। बच्चा कहाँ है? जल्दी से मेरा बच्चा मुझे वापस दो।
इस बार लू युआंग्क्याओ के फिर से कोई बखेड़ा खड़ा करने से पहले चीन यान ने कॉफी टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू उठा लिया। चाकू की नोक कांपते हुए लू युआंग्क्याओ की ओर तनी थी और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। लू युआंग्क्याओ ने अविश्वास से चीन यान को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। जिस इंसान के साथ उसने कभी दिन रात बिताए थे, जो हमेशा उससे प्यार करने की कस्में खाता था, वही प्रेमी अब उसके सामने चाकू ताने खड़ा था। यह एहसास उसके दिल को उस दर्द से भी हजारों गुना ज्यादा चीर रहा था जो उसके चेहरे के घाव के सड़ने पर हुआ था। बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वापस दो। चीन यान ने देखा कि लू युआंग्क्याओ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बस आंसू बहा रही है। वो फिर चीखी। चाकू की धार कुछ और करीब आ गई, लेकिन लू युआंग्क्याओ सिर्फ उसे देखती रही और आंसू बहाती रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह चीन यान के साथ ही इस नरक में डूबेगी। चीन यान का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो गया। वो 2-3 कदम में आगे बढ़ी और लू युआंग्क्याओ का गला कसकर पकड़ लिया। चाकू की नोक उसकी गर्दन की नस पर रख दी। उसके पूरे शरीर की नसें तन गईं और चेहरा विकृत हो गया। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रही हूँ बच्चा, मुझे वापस कर दो और हम शांति से अलग हो जाएंगे, वरना मुझे बेरहम होने के लिए मजबूर मत करना। शांति से अलग हो जाएंगे? लू युआंग्क्याओ ने ठंडी हंसी हंसी। उसने भी नफरत से चीन यान को घूरते हुए कहा। गला दबे होने के कारण उसकी आवाज भारी और कर्कश हो गई थी। चीन यान, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, तुम इस मामले से बचकर नहीं निकल सकती। आज अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में खींच कर ले जाऊंगी। चीन आयन को देखकर कि वो न नरम पड़ रही है, न सख्त रवैये से डर रही है, उसके भीतर बचा आखिरी धैर्य और विवेक भी खत्म हो गया। बहुत ज्यादा दबाव और मेरे प्रति उसके जुनून ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और लू युआंग्क्याओ की गर्दन की ओर पूरी ताकत से घोंप दिया। तेज धार ने उसकी गर्दन की त्वचा चीर दी और तुरंत खून बहने लगा। गर्म और चिपचिपा खून बहते ही तेज दर्द से लू युआंग्क्याओ को एहसास हुआ कि चीन यान सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, वो सच में उसे मार सकती थी। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती थी। चीन यान, तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? डर और दर्द के कारण लू युआंग्क्याओ की आवाज बदल गई थी। क्या तुम्हें हमारे पुराने प्यार भरे दिन याद नहीं? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। लू युआंग्क्याओ के आंसू खून में मिलकर एक एक बूंद चीन यान के हाथ पर गिर रहे थे, लेकिन उस गर्म एहसास ने चीन यान के भीतर उसके लिए जरा भी भावना नहीं जगाई। इसके बजाय उसने चाकू को और कसकर पकड़ लिया और ज्यादा ताकत लगा दी। चाकू की धार कुछ और अंदर धंस गई। लू युआंग्क्याओ दर्द से पसीने में भीग गई। आखिरकार मौत का डर बाकी सारी भावनाओं पर भारी पड़ गया। वो रोते हुए टूटी फूटी आवाज में बोली, नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। चीन आयन के हाथ की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई। उसने बेचैनी और पागलपन से लू युआंग्क्याओ को देखा और कांपती आवाज में पूछा, कौन सा अनाथालय? जल्दी बताओ, बोलो। उसने गुस्से से दबाव डाला और चाकू की नोक फिर से थोड़ा आगे बढ़ा दी। चेंगशी सनशाइन वेलफेयर होम। लू युआंग्क्याओ ने हांफते हुए नाम बताया। इसके तुरंत बाद खून बहने और दर्द के कारण उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। चीन यान की आंखों में उस नाम को सुनते ही जबरदस्त चमक आ गई। उसने तुरंत लू युआंग्क्याओ को छोड़ दिया। वो फटे कपड़े की तरह जमीन पर ढह गई, लेकिन चीन यान ने पलट कर भी उसे नहीं देखा। वो मुड़ी, कार की चाबी उठाई और उसी दिशा में पागलों की तरह दौड़ पड़ी। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, बच्चे को ढूंढना। अगर बच्चा मिल गया तो हुआई फेंग वापस आ जाएगा और वे फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकेंगे। कई वर्षों से वो सच में कई अनाथालयों को दान देती आ रही थी, उनमें सनशाइन वेलफेयर होम भी शामिल था। शायद उसी अनजानी दयालुता ने इस समय उसके लिए थोड़ी सी किस्मत बचा कर रखी थी। बिना किसी बड़ी रुकावट के उसने हाल ही में वहां लाए गए बच्चों के रिकॉर्ड देख लिए और तस्वीर में अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। जब आखिरकार उसने खोया हुआ बच्चा अपनी बाहों में कसकर भर लिया तो उसके पूरे शरीर में अविश्वसनीय खुशी की लहर दौड़ गई। दीवार के पास शांति से सो रहे बच्चे को देखते हुए चीन यान कभी हंसती, कभी रोती। वो पूरी तरह अपना होश खोकर पागलपन की हालत में पहुंच चुकी थी। उसने बेसब्री से फोन निकाला, बच्चे की तस्वीर खींची और कांपते हाथों से मुझे भेज दी। हुआई फेंग, मैं बच्चे को वापस ले आई हूँ, देखो वो बिल्कुल ठीक है। उसने बहुत तेजी से टाइप किया। शब्द आपस में उलझ रहे थे। हम बच्चे के साथ फिर से शुरुआत करें, ठीक है? बच्चे को पिता की जरूरत है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, सच में समझ आ गई है। मुझे आखिरी बार एक मौका दे दो। मेरा जवाब बहुत जल्दी आया, लेकिन उसमें सिर्फ ठंडी सी पूछताछ थी, तुम्हें बच्चा कहाँ मिला? बच्चे के गायब होने के बाद जुआंग परिवार ने अपने बहुत से संबंधों और प्रभाव का इस्तेमाल किया था। लगभग पूरे शहर को छान डाला गया था, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला था। अब चीन यान ने इतनी आसानी से बच्चे को ढूंढ लिया था। इससे मेरे मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी और मुझे उसके शब्दों पर स्वाभाविक रूप से शक हुआ। क्या ये फिर कोई जाल था? चीन आयन ने जल्दी जल्दी पूरी घटना विस्तार से बता दी, यहाँ तक कि उसने अनाथालय के बोर्ड और अंदर के माहौल की तस्वीरें भी भेज दी। जब मैंने उसके भेजे हुए अनाथालय का नाम देखा
सनशाइन वेलफेयर होम, तो मुझे अचानक सब समझ आ गया। मेरे मन में कड़वाहट भर गई। ये अनाथालय कई ऐसी कंपनियों ने मिलकर बहुत साल पहले बनवाया था, जिनके जुआंग परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उस समय जुआंग परिवार के उन बड़े घरानों के साथ मतभेद थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई पैसा नहीं लगाया था। उनके संबंध हमेशा से काफी पेचीदा रहे थे। बाद में अनाथालय के संचालक से जुड़ा एक घोटाला सामने आया। खबर को भले ही पूरी ताकत से दबा दिया गया था, लेकिन व्यापारिक जगत के ऊपरी स्तर पर इसकी चर्चा फैल चुकी थी। विवाद में फांसने से बचने और पुराने मतभेदों को न बढ़ाने के लिए जुआंग परिवार ने बाद में जानबूझकर इस अनाथालय से दूरी बना ली थी। पीछे की तलाश में भी अनजाने में इस जगह को छोड़ दिया गया था, और इसी वजह से किस्मत के एक क्रूर मजाक की तरह बच्चे को ढूंढने का सबसे महत्वपूर्ण सुराग हमसे छूट गया था। मेरे मन में कड़वाहट भर गई। हालांकि मैंने इस बार विश्वास किया कि चीन यन झूठ नहीं बोल रही, फिर भी किस्मत के इस क्रूर खेल से मिली बेबसी और व्यंग्य ने मुझे बेहद थका दिया था। मैंने तुरंत एक रेस्तरां का पता भेजा और सख्त शब्दों में लिखा, बच्चे को यहाँ लेकर आओ। इन छोटे से शब्दों को देखते ही चीन यन के दिल में उम्मीद की आग फिर जल उठी। उसे लगा कि आखिरकार मेरा दिल पिघल गया है और मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। उसने बच्चे को बहुत सावधानी से लपेटा और उम्मीदों से भरी हुई तय जगह की ओर गाड़ी चलाने लगी। पूरे रास्ते उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान थी। उसके दिमाग में सिर्फ परिवार के फिर से जुड़ने और खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें थीं। लेकिन जैसे ही वो तय रेस्तरां के सामने पहुंची, बगल से एक बेकाबू ट्रक तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। तेज हॉर्न की आवाज अचानक गूंज उठी। चई नायन कुछ समझ पाती। उससे पहले ही भयानक चक्कर और असहनीय दर्द ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। जोरदार टक्कर, कांच टूटने और धातु के मुड़ने की आवाजें एक साथ गूंज उठी। जब उसे थोड़ी चेतना वापस आई तो उसने खुद को बुरी तरह मुड़ी हुई ड्राइविंग सीट में फांसा पाया। वह खून के बीच पड़ी थी। पूरे शरीर में भयंकर दर्द था और वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर बगल वाली सीट पर रखी बच्चे की सुरक्षा सीट की ओर सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन जैसे टूट गई थी। वो उसे घुमा ही नहीं सकी। उसे सिर्फ अपनी आंखें मुश्किल से घुमानी पड़ी। टूटे हुए शीशे के पार धुंधला सा दिखाई दिया कि आसपास बहुत सारे लोग जमा थे और आपस में बातें कर रहे थे। अर्ध चेतना में उसे लोगों की आवाजें कभी दूर तो कभी पास से आती हुई सुनाई दी। हाय भगवान, इतना छोटा बच्चा था, ऐसे ही चला गया। लगता है उसकी सांस भी नहीं चल रही। तो माँ शायद अभी जिंदा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये शब्द सबसे तेज बर्फीले कांटों की तरह चीन यन के दिल और दिमाग में धंस गए। उसका बच्चा चला गया था। अत्यधिक दुख और अविश्वास ने उसे एक पल में पूरी तरह घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। चेतना खत्म होने से पहले आखिरी क्षण में उसे दूर से आती एम्बुलेंस की तेज आवाज सुनाई दी। फिर एकदम सन्नाटा और उसके बाद एक ऐसी परिचित पुरुष आवाज सुनाई दी जिसे सुनते ही उसके दिल में मरोड़ उठ गई, मानो बहुत दूर से कोई रोते हुए चिल्ला रहा हो, बच्चा, मेरा बच्चा। चीन नायन की दोबारा आंख खुली तो बाहर रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अनजाने में कांपता हुआ हाथ बगल की चादर पर फैलाया, जैसे उस गर्म और मुलायम छोटे शरीर को छूना चाहती हो, लेकिन हाथ के नीचे सिर्फ ठंडी और खाली चादर थी। मेरा बच्चा कहाँ है? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज सूखी और भारी थी। अचानक अस्पताल के कमरे की लाइट टपाक से जल उठी। तेज रोशनी से उसने अनायास आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा था। मेरा चेहरा पानी की तरह शांत और कठोर था, जैसे बिना गर्मी की कोई मूर्ति जिन आंखों में कभी उसके लिए प्रेम और मोह भरा रहता था, उनमें अब सिर्फ बर्फ जैसी निराशा और नफरत थी। और मेरी बाहों में गहरे रंग के मखमल से ढका एक छोटा सा डिब्बा था। शीन यान की नजर जैसे ही उस डिब्बे पर पड़ी, उसके पूरे शरीर का खून मानो जम गया। वो समझ गई कि उसके अंदर क्या था। हुआई फेंग, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। चीन यान घबराकर उठने की कोशिश करने लगी। उसकी आवाज में छिपा डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके होंठों तक पहुंचते पहुंचते सारे शब्द फीके और बेबस हो गए। वो क्या समझाती कि हादसा जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन बच्चा आखिरकार उसकी वजह से मरा था। उसी ने जिद करके बच्चे को वापस लेने के लिए निकलने का फैसला किया था। उसी ने गाड़ी चलाते समय अपना ध्यान भटकाया था। चीनियन, मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज डरावनी तरह से शांत थी, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा दिल दहला देने वाली। अब तुम खुश हो? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? बिना किसी चेतावनी के एक आंसू मेरे कठोर गाल से बह निकला। वो धीरे धीरे नीचे आया और मेरी हथेली में रखे मखमली डिब्बे पर गिरकर गहरा निशान छोड़ गया। उस छोटे से अस्थि कलश को देखते हुए चीन यन की आंखों के सामने फिर वही दृश्य उभर आया। जब बच्चा उसकी बाहों में था, उसका नरम शरीर, वह हल्की सी दूध की खुशबू, उसके सीने में अचानक चीर देने वाला दर्द उठा। वह खुद को रोक नहीं सकी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा! उसकी चीख दर्द, पछतावे और निराशा से भरी हुई थी। मैंने उसे रोते हुए देखा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शून्य ठंडापन था। हत्या की सजा मौत होती है। मैंने कहा, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि इस हादसे में गलती ट्रक चालक की साबित हुई है। थोड़ा रुका। मेरे हर शब्द में जहर घुला हुआ था, लेकिन मेरे दिल में तुम और हत्यारा
दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर मैं निर्णायक रूप से मुड़ा और अपनी बाहों में उस छोटे से डिब्बे को लेकर जाने लगा। उसके अंदर मेरा वह बच्चा था जिससे मैं हमेशा के लिए विदा ले चुका था। वही बच्चा जो इस असफल विवाह में मेरे पास बची आखिरी गर्माहट था। हुआई फेंग, मत जाओ प्लीज। चिनायन रोते हुए अपने पूरे शरीर के दर्द और हाथ में लगी ड्रिप की सुई की परवाह किए बिना अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। वो जमीन पर गिर गई और बेहद बदहवास होकर मेरे पैंट के पांचे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? हुआई फेंग, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। मैं अपनी जान देकर तुम्हें और बच्चे को इसकी कीमत चुका दूंगी। प्लीज मत जाओ। मैं रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं। देखा, मैं तुम्हें अनगिनत मौके दे चुका हूँ। मेरी आवाज थकी हुई और खोखली थी। इस बार मैं बस यही चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए अजनबी बन जाएं। इस जिंदगी में फिर कभी एक दूसरे से न मिलें। इतना कहकर मैं बच्चे को बाहों में लिए एक एक कदम भारी मन से अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद फिर कभी कोई चीनियन के अस्पताल के कमरे में नहीं आया। वो अकेली अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती रही। शरीर के घाव धीरे धीरे भरते गए, लेकिन उसके दिल का खालीपन और भी बड़ा होता गया। हर रात जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता, मेरे साथ बिताए हुए एक एक पल ज्वार की लहरों की तरह उसके मन में उमड़ आते। 6 साल का समय, मिठास से विश्वासघात तक, पाने से खोने तक, मैं उससे कभी इतना प्यार करता था। उसे अपनी हथेली पर रखता था और उसे वो सब देता था जो मैं दे सकता था। और मैं तो वो ज्वांग परिवार का युवा मालिक था जिसे पूरी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ना और लोगों की नजरों में सम्मान पाना चाहिए था। लेकिन मेरे इस बेझिझक प्यार की वजह से वो लालची और अंधी हो गई, अपनी शुरुआती भावना भूल गई और आखिरकार सब कुछ खो बैठी। उसके बाद से चीनियन हमेशा बुरे सपनों से घिरी रहती थी। सपने में खून से लथपथ बच्चा रोते हुए उससे पूछता, तुमने मुझे क्यों नहीं चाहा? तुमने मुझे क्यों मार डाला? और मैं हमेशा उस आग में फांसा रहता था जो सब कुछ निगल रही थी। वो चाहे जितना चिल्लाती, जितना हाथ बढ़ाती, मैं उस आग से बाहर नहीं आ पाता था। मैं बस अपनी उन आंखों से उसे चुपचाप देखता रहता था जिनमें उसके लिए पूरी तरह निराशा भर चुकी थी। आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन आ गया। G9 की मानसिक हालत बहुत पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बिखरी रहती और वो अक्सर खुद से बातें करती रहती थी। लू युआंग्क्याओ चेहरे पर पट्टी बांधे उसे अस्पताल से लेने आया। वो खुद भी अभी कुछ ही समय पहले चलने लायक हुआ था। उसके चेहरे का वो निशान अब पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाला था। जैसे ही चीनायन ने आने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ देखा, उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी। वह घायल पैर घसीटते हुए लड़खड़ा कर आगे बढ़ी और लू युआंग्क्याओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर सपने जैसी मुस्कान थी। हुआई फेंग, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम वापस आ गए, चलो घर चलते हैं। हम बच्चे को लेकर घर चलेंगे। मुझे पता था। ये कहते हुए उसने लू युआंग्क्याओ को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया, जैसे उसने आखिरी सहारा पकड़ लिया हो। लू युआंग्क्याओ ने न तो विरोध किया और न ही कोई सफाई दी। वह बस लकड़ी की तरह उसे गले लगाने देता रहा और खाली नजरों से सामने देखता रहा। उसकी आंखों में बहुत पहले ही प्यार खत्म हो चुका था। वहां सिर्फ सुन्नता और एक विकृत सा जुनून बचा था। लेकिन इसके बावजूद वो चीनियन के साथ पूरी जिंदगी उलझा रहना चाहता था। उसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसका चेहरा, उसका जीवन और उसका प्यार। तो आगे के दिन भी दर्द और एक दूसरे को यातना देते हुए गुजरे। किसी को भी अच्छा जीवन न मिले। पार्ट 3। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लू युआंग्क्याओ मानसिक रूप से अस्थिर चीनियन को लेकर ची परिवार के घर लौट आया। विशाल हवेली में अब सिर्फ 2 ऐसे लोग बचे थे जिनकी आत्माएं घायल और अधूरी थी। समय बीतने के साथ चीनियन की मानसिक हालत और खराब होती गई। ज्यादातर समय वो लू युआंग्क्याओ को मेरे रूप में समझती थी। खाना खाने, सोने और यहाँ तक कि शौचालय जाने तक वो उसके पीछे पीछे रहती। वो घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल नहीं चाहती थी और बाहरी दुनिया से डरने लगी थी। लू युआंग्क्याओ को जहाँ ये सब परेशान करने वाला और घिनौना लगता था, वहीं इस रिश्ते में जहां उसे किसी और का विकल्प समझकर उस पर विकृत रूप से निर्भर किया जा रहा था, उसे एक बीमार और दुखद संतुष्टि भी महसूस होती थी। देखो, अब तुम सिर्फ मुझ पर निर्भर रह सकती हो, चाहे तुम मुझे उसी के रूप में समझो। एक रात चीनियन एक बेहद खून से भरे बुरे सपने से अचानक जाग उठी। चांदनी पर्दे की दरारों से होकर बिस्तर के पास बैठकर किताब पढ़ रहे लू युआंग्क्याओ के चेहरे पर पड़ रही थी। उस चेहरे का भयानक निशान चांदनी में और भी साफ दिखाई दे रहा था। चीनियन ने उस निशान को घूर कर देखा। उसकी आंखों का भाव धीरे धीरे उलझन से डर में बदला और आखिरकार पागलपन से भरी नफरत में बदल गया।
तुम हो, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वो चीखी। उसने बेड साइड टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के लू युआंग्क्याओ की ओर वार कर दिया। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं तुमसे इस खून का बदला लेकर रहूंगी। अगले ही पल चारों तरफ खून बिखर गया। लू युआंग्क्याओ के पास चीखने या सवाल करने तक का समय नहीं था। उसने आंखें फैलाकर देखी और खून के तालाब में गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मरते समय भी उसके चेहरे पर हैरानी और किसी तरह की राहत जैसी उलझन बाकी थी। चीनियन ने सामने का दृश्य देखा और फिर से भ्रम की हालत में चली गई। उसके हाथ से फल काटने वाला चाकू टन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वो लड़खड़ाते कदमों से मानो नींद में चल रही हो बैठक की ओर चली गई। उसके शरीर पर अभी भी खून लगा हुआ था। टेलीविजन बंद नहीं था, उस पर स्थानीय समाचार चल रहे थे। समाचार में एक भव्य और शानदार शादी का आयोजन दिखाया जा रहा था। दूल्हे ने अच्छी तरह से सिला हुआ सफेद सूट पहन रखा था। उसकी मुस्कान शांत और चमकदार थी और उसकी आंखों में उजाला था। दुल्हन ने खूबसूरत शादी की पोशाक पहन रखी थी। उसके चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान थी और वो उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। स्क्रीन पर एक पंक्ति दिखाई दी, व्यावसायिक गठबंधन की सदी की शादी, नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं। G9 टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे उस परिचित और फिर भी अजनबी सुंदर चेहरे को खाली नजरों से देखती रही। उसकी नजर उस खुशी से भरी मुस्कान पर टिक गई और फिर हट ही नहीं पाई। देखते देखते वो भी टीवी पर बज रहे संगीत के साथ अपना सिर एक ओर झुकाकर धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसके चेहरे पर एक मासूम और अजीब मुस्कान उभर आई, मानो वह शादी उसी और उसके हुआई फेंग के लिए हो रही हो। बाहर धूप बहुत अच्छी थी, लेकिन वह धूप अब इस हवेली को रोशन नहीं कर सकती थी जो पागलपन और मौत से घिर चुकी थी। दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन एनीमे और मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर और भी कई शानदार एनीमे मौजूद हैं। अगले वीडियो तक इनका आनंद लें। मैंने सभी एनीमे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।